नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हरियाणा पीसीएस का प्रीलिम्स काफी नजदीक आ गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट की हम श्रृंखला आपको लगातार देंगे और इसमें टेस्ट नंबर 1 आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। कुल मिलाकर 100 प्रश्न है। बाइलिंगुअल फॉर्मेट है, आप अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चयन करके देख सकते हैं और अभ्यास करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। वैसे इंस्ट्रक्शन आप जानते हैं, लेकिन एक बार देख लीजिए क्योंकि यहाँ बाकी जो वनडे एग्जाम है उनसे थोड़ा अलग नियम कायदे चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो गोले रंगने होते हैं ना आपको आंसर सीट में, बबल काले करने होते हैं, तो इसमें आप किसी भी प्रश्न में उसे खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका जो ई वाला ऑप्शन है वहाँ वाला बबल काला कर दीजिएगा। इससे आयोग को ये पता लग जाएगा कि आप उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं जानते थे। नहीं तो ऐसे ही अगर आप 5 को ब्लैंक छोड़ देंगे ना तो उसका भी 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा। और ऐसा अगर आपने ज़्यादातर प्रश्नों के साथ किया, मतलब कम से कम 10% प्रश्नों के साथ आपने यही व्यवहार किया, नतीजा ये होगा कि आप परीक्षा से अयोग्य साबित कर दिए जाएंगे। तो ये एक घातक चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। अगर पेड कोर्सेज ज्वाइन करने की इच्छा है तो नंबर दिए हैं, संपर्क आप कर लीजिएगा, निसंकोच प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। देखिए, पहला प्रश्न ये हिस्ट्री का है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। आपको ये देखना है कि इसमें करेक्ट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इस समय का जो समाज था, इस समय की जो सोसाइटी है, वो 2 पार्ट में डिवाइड थी। ये बात हो रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर की। इसके बाद दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि एविडेंस ऑफ फायर वर्शिप हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन। फायर वर्शिप के जो एविडेंस है, अग्नि पूजा के जो साक्ष्य हैं, वो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से प्राप्त होते हैं। और इसके बाद सी वाला स्टेटमेंट कहता है कि गाय का इस समय बड़ा ही महत्व होता था। ये धार्मिक लिहाज से इनकी जो रिलीजियस लाइफ होती थी, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। और अंत वाला ये कहता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो सिल्वर और गोल्ड के यूज से फैमिलियर नहीं थे, इसके बारे में ये जानते नहीं थे। अब बताएं इसमें से सही कौन सा है। तो सही इसमें एकमात्र इसका बी वाला है। अग्नि पूजा के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये लोग अग्नि की पूजा करते थे और ये चीज़ कॉमन है दोनों में, यानी वैदिक कल्चर में भी और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, या आप कह लीजिए हड़प्पन कल्चर, इन दोनों के बीच में ये समानता आपको दिखाई देती है। दोनों ही अग्नि को पवित्र मानते थे। बाकी अगर देखा जाए तो गड़बड़ है, यहाँ 2 भाग नहीं बल्कि 4 भाग होना चाहिए। 4 भाग कौन कौन से होते थे? तो पहला इसमें सबसे ऊंचा वर्ग होता था स्कॉलर का। ये विद्वान लोग होते थे, समाज को दिशा दिखाने का काम करते थे, पुरोहित इन्हें कहा जाता था। इसके बाद आप देखते हैं वॉरियर्स होते थे, योद्धा जो कि नगर की या दुर्ग की रक्षा करते थे। व्यापारियों का एक बड़ा तबका होता था, ये तीसरा था। और चौथे नंबर पर मेहनत मजदूरी करने वाले लोग होते थे, यानी वर्कर्स होते थे, लेबर होते थे, है ना। तो इस तरीके से 4 भागों में सोसाइटी बटी हुई थी। इसके बाद जो सी वाला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्टेटमेंट, गाय का उतना महत्व नहीं था। हालांकि गाय के बारे में ये लोग जानते थे, बैल के बारे में जानते हैं तो गाय के बारे में जानते ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन गाय का वैसा महत्व नहीं था जितना कि बैल का था, या आप कह लीजिए सांड का था, यानी बुल का था। कुबड़ वाला ये सांड हुआ करता था और इसे पवित्रता और पुरुषार्थ का प्रतीक माना जाता था। इसके बाद आप देखें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो चांदी और सोने का प्रयोग करना जानते थे। अब ये है कि ये दोनों ही धातुएं उतनी ज़्यादा मात्रा में मिलती नहीं थी, तो ये ज़्यादा इस्तेमाल करते थे तांबे का। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके प्रयोग से ये परिचित नहीं थे। तो कुल मिलाकर बाकी सब गलत है, बी वाला सही है। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया कि एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी इसमें से कौन सी है जो कि ओल्डेस्ट है पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया में विख्यात है। बताइए इसमें से कौन सी है। साथ में आपको एक हिंट दे दिया है कि ये बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चली गई है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसका मतलब क्या है, पहले भारत की थी। तो अब पहचानना आसान हो गया है। अगर ये नहीं दिया रहता ना, मतलब ये वाला स्टेटमेंट, तो आपके लिए पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ काम आसान है। तो आराम से आप सी को चुन सकते हैं। तक्षशिला ये अपने पुराने समय में, जब अपने पुराने गौरव में था, इसके अंदर पूरी सामर्थ्य थी, तो ये पूरी दुनिया में ज्ञान का केंद्र माना जाता था। और बड़े बड़े जो स्कॉलर होते थे या बड़े बड़े आचार्य होते थे, वो यहाँ पढ़ना अपनी खुशकिस्मती समझते थे। तो आचार्य चाणक्य जैसे जो मूर्धन्य विद्वान है वो यहाँ से पढ़कर आगे निकले और भारतवर्ष को नई दिशा दिखाई। तो ये सारा काम तक्षशिला से होता था। विभाजन के बाद ये पाकिस्तान में चला गया, पहले भारत का गौरव था।
इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच आपको ढूंढना है इसमें से। तो बुक का नाम दिया है और ऑथर या राइटर का नाम दिया है। तो पहली जो इसमें बुक है वो है मालविकाग्निमित्र, यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है, मालविकाग्निमित्र के नायक का नाम। फिलहाल यहाँ ऑथर का नाम दिया है कालिदास, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। कामंदकीय एथिक्स, ये एथिकल बुक है, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है ऐसा कहा जा रहा है, और हर्षचरित को लिखने वाले बाणभट्ट हैं। तो आप बताइए इसमें गलती कहाँ पर है। ये नहीं शब्द जो है ना, नॉट करेक्टली मैच, तो नॉट को जरा ध्यान से देखिएगा, इससे प्रश्न अक्सर गलत होते हैं। फिलहाल प्रश्न संख्या 3 जो है इसका करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। गलत कौन सा है, ये सी वाला मिलान है। कामंदकीय नीति शास्त्र जो है इसको लिखने वाले कल्हड़ नहीं है, कल्हड़ ने तो राज तरंगिणी को लिखा था, है ना, कश्मीर के जो राजवंश है उनका इतिहास। कामंदकीय नीति शास्त्र को लिखने वाले कामंदक खुद हैं, कामंदक नाम के विद्वान थे, उन्होंने इस एथिकल बुक को लिखा था। बाकी जितनी चीजें हैं वो ठीक है। मुद्रा राक्षस में नंदों का भी इतिहास आपको मिलता है और मौर्यों का भी मिलता है। मालविकाग्निमित्र में मालविका और अग्निमित्र, राजकुमार अग्निमित्र और मालविका नाम की जो राजकुमारी है, दोनों के बीच में प्रेम कथा, प्रेम संबंधों का ब्यौरा इस किताब से प्राप्त होता है। और अग्निमित्र कौन था, ये पुष्यमित्र शुंग का बेटा था, आप जानते ही हैं। हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा है, बाणभट्ट की आत्मकथा भी यहाँ पढ़ते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, सी वाला इसमें गलत था। इसके बाद चौथे को देखते हैं। वैदिक साहित्य यानी वैदिक लिटरेचर के बारे में यहाँ 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा, और इसमें से सही कौन सा नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो पहले वाले में कहा गया कि इन्हें प्राकृत लैंग्वेज में कंपोज किया गया है, मतलब इनकी जो भाषा है वो प्राकृत है। और वैदिक लिटरेचर में वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं और उपवेद आते हैं, सिर्फ यही तीनों आते हैं। तो आप ये बताइए इसमें गलती कहाँ पर है। गलती दोनों में है, दोनों ही कथन गलत दिए हुए हैं, इसलिए हम डी को चुनेंगे, ऑल ऑफ द एबव। मतलब यह है कि प्राकृत भाषा में तो वेद लिखे नहीं गए हैं, ये तो अत्यंत शुद्ध और क्लिष्ट कठिन संस्कृत में लिखे गए हैं। आज की जो व्यवहारिक संस्कृत हम देखते हैं, जो कि पढ़ने में हमें अच्छी खासी असुविधा होती है। हिंदी का प्रयोग हम करना चाहते हैं लेकिन संस्कृत को कोई ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता है ना। तो संस्कृत के अंदर थोड़ी कठिनाई ज़्यादा है, बोलने में या उसके व्याकरण में दुरूहता ज़्यादा है, इसी वजह से ऐसा होता है। तो ये जो वेदों की संस्कृत है ये काफ़ी उच्च स्तर की थी, मतलब जो आजकल की संस्कृत चल रही है उससे कहीं ज़्यादा कठिन। तो ये संस्कृत में लिखे गए हैं, न कि प्राकृत में। और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं इसमें कहा गया है कि जो वैदिक साहित्य है उसके अंदर वेद आते हैं, इसके अलावा उनके ऊपर लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उपनिषद आते हैं और आरण्यक आते हैं। वेद जो कि काफ़ी क्लिष्ट है, जैसा कि आपको बताया कि उसकी जो भाषा है वो सबकी समझ में आने लायक नहीं है, जो उसके अंदर मंत्र लिखे गए, तो उनकी सरल व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। और भी उसमें जब कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है, तो जो शिष्य है वो अपने गुरु के पास बैठकर अपने डाउट क्लियर करता है, तो वहाँ से जो उपनिषद है उनकी रचना होती है। और कुछ ऐसे उसके सब्जेक्ट होते हैं, वेदों के कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर कि खुद चिंतन करने की आवश्यकता होती है, मेडिटेशन करके उन्हें जाना जा सकता है। तो वो मेडिटेशन करने के लिए घने जंगल में चले जाते थे, ऐसे घने जंगल को अरण्य कहा जाता है, तो वहाँ पर रचे गए आरण्यक। तो आरण्यक, इसके अलावा उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ, ये 3 वेदों के अलावा जब आप उसमें जोड़ लेंगे तो वैदिक साहित्य आपका तैयार हो जाएगा। फिलहाल इसमें कुछ भी सही नहीं। इसके बाद 5वें को देखते हैं। यहाँ पर मौर्य काल के बारे में जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। तो मौर्यन एम्पायर के बारे में देखिए। मौर्यन पीरियड जो था उस समय भड़ौच या भरूच आप कह सकते हैं, ये वेस्ट कोस्ट पे लोकेट करता था, वो आज भी करता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है वो चलता था। और ऑफिशियल करेंसी जो मौर्यों की थी वो पर्ण थी। मौर्यन एम्पायर में पर्ण जो है ये ऑफिशियल मुद्रा हुआ करती थी। मौर्य पीरियड में पनिशमेंट का प्रोविज़न था, और इसमें किन लोगों को पनिशमेंट दी जाती थी। वैसे तो बहुत सारी पनिशमेंट थी, लेकिन कर चोरी का अपना ही एक क्षेत्र हुआ करता था, तो उसमें अगर आप सेल्स टैक्स नहीं चुकाते हैं तो उसके लिए अच्छी खासी पनिशमेंट आपको मिलेगी, ऐसा प्रावधान था। इसके बाद जो डी वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य यानी आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया है संस्कृत भाषा में, और उसमें ऐसा कहा गया है कि जो पैडी क्रॉप है वो सबसे बेकार होती है, उसको नहीं उगाना चाहिए, और शुगर केन का कल्टीवेशन हमें खूब करना चाहिए, ये सबसे बढ़िया होती है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो बताइए गलती कहाँ पर है। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो आपका काम ठीक हो जाएगा, क्योंकि मौर्यन एम्पायर जो था, या मौर्य एम्पायर आप कह लीजिए, वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज था, और सेंट्रलाइज जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है या एम्पायर होता है उसमें टैक्स का बड़ा महत्व होता है। टैक्स से ही असली आमदनी राज्य को होती है। तो कर अगर आप चुराएंगे किसी भी तरह का, चाहे वो सेल्स टैक्स हो या कोई भी, अगर आप कर चोरी करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, यानी ये सही है। ऑफिशियल करेंसी भी ठीक ठाक दिखाई देती है, थोड़ा भी अगर आपने ऊपर से भी पढ़ा होगा मौर्यन एम्पायर को, तो आप पढ़ को देखते हैं उसमें मुद्रा के तौर पे, है ना। पहला वाला भी सही है ना। वेस्ट कोस्ट पे भड़ोच है, भृगुकक्ष उस समय कहा जाता है। ताम्रलिप्ति जो है वो पूर्वी तट पे हुआ करता था।
तो ये सारी बातें सही है, लेकिन अर्थशास्त्र में ध्यान से देखिए, ये मैदानी इलाका था, मगध का क्षेत्र था। यहाँ धान और गेहूं दोनों की पैदावार अच्छी खासी होती थी, और आप जानते ही हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पैडी ही मुख्य आहार लोगों का होता है। धान मतलब चावल लोग ज़्यादा खाते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका वीट आता है यानी गेहूँ। तो पैडी को ही सबसे बेकार कह देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मुख्य खाद्यान्न है, इसी से पेट भरेगा। कोई गन्ने का रस पीकर तो अपना पेट भरेगा नहीं। गन्ना तो बाद में उतनी इंपॉर्टेंस प्राप्त कर लेता है, पहले इसको खराबी माना जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इफोर्ट आपको लगाना पड़ता है, ज़्यादा समय देना पड़ता है, तब जाकर ये तैयार होता है। और खाने के लिए दैनिक रूप में आप इसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, है ना, सिर्फ मिठास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डी वाला स्टेटमेंट गलत है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि धान सबसे महत्वपूर्ण फसल है, ये लोगों का पेट भरेगा, और गन्ना जो है वो सबसे निकृष्ट है, इसमें आपको फालतू का श्रम लगाना है और उसका कुछ रिजल्ट आपको नहीं मिलना है। पहले का जो समय था, उस समय ये शुगर केन कॉमर्शियल क्रॉप नहीं हुआ करती थी, कॉमर्शियल लोग इसका यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, तो डी वाला इसमें गलत है, बाकी सब सही है। इसके बाद छठवें को देखते हैं। यहाँ डिपार्टमेंट का नाम दिया है और जो इसके फाउंडर हैं उनका नाम दिया हुआ है। तो दीवान मुस्तखराज है, दीवान अर्ज है, दीवान अमीर को ही है असल में, और दीवान इस्तिहाक है। इसके संस्थापकों का नाम आप इसमें से मिला लीजिए और मिलान करके बताइए कि नीचे कौन सा कोड हमको चुनना चाहिए। ये जो 6th क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होना चाहिए इसमें से डी वाला। ठीक है, डी के हिसाब से इसको जरा सा मिला लेते हैं। मतलब ये हुआ कि दीवान मुस्तखराज जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, इसको स्थापित करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के पूरे टेन्योर से अगर आप वाकिफ हैं तो आप जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, और कोई भी एम्बिशियस राजा अपने राज्य को फैलाना चाहेगा और फैलाने के लिए उसको धन की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए बहुत सारे कठोर टैक्स लगाने का काम करता था, और उन्हीं टैक्स के संबंध में आप यहाँ देख रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है दीवान मुस्तखराज। ये पूरी तरह से राजस्व वसूली का काम करता था। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, और जिसके ऊपर भी कोई बकाया राशि है तो उसका ज़बरदस्ती भुगतान उससे करवाना, कोई जुर्माना लगाना है तो वो करना। ये सारे काम दीवान मुस्तखराज के माध्यम से किए जाते थे। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाएगा। इसके बाद दीवान अर्ज था। दीवान अर्ज का क्या काम है? तो ये पूरी तरह से सैन्य विभाग था, मिलिट्री डिपार्टमेंट था। बलबन का भी जो रूल आप देखते हैं तो बलबन का शासन काफ़ी कठोर माना जाता है, मिलिट्री रूल उस समय भी चलता था। तो इसमें आपने देखा कि बलबन इसकी स्थापना करता है। इसको आप मिला लीजिए। सेना में भर्ती करना, सैनिकों का निरीक्षण करना, उनका वेतन निर्धारित करना, ये जितने भी काम आप देख रहे हैं ये डिपार्टमेंट जो दीवान अर्ज था इसके द्वारा किए जाते थे। दीवान अमीर कोही को आप जानते ही हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट था, एमबीटी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग था, ये फिरोज शाह तुगलक के समय का है। तो डी को हमने इसमें चुन लिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। जजिया कर वसूलने वाला भारत में पहला रूलर कौन था? तो अब इसमें आप देखिए, अरबों की सिंध विजय आप पढ़ते हैं ना, चचनामा जो इनका अरबों का इतिहास दिखाई देता है भारत में प्रवेश का, तो उसमें आप देखते हैं कि अरबों का सिंध क्षेत्र में कब्जा होता है, और वहाँ देवल प्रांत में सबसे पहले जजिया लगाकर वहाँ से भरपूर मात्रा में कर का लाभ कमाने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। इसी का सफल आक्रमण होता है, ये सफल होता है यहाँ पे, और जो गैर मुस्लिम थे उनके ऊपर जजिया आरोपित करता है और उनसे वसूलता है। और बाद में भी आप देखते हैं कि सल्तनत काल और बाद में मुगलों के समय तक जजिया एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत हुआ करता था। वजह ये थी कि देश की अधिकांश जनता नॉन मुस्लिम थी, यानी गैर मुस्लिम थी, तो गैर मुस्लिमों से ही वसूला जाता था, तो ज़्यादा मात्रा में टैक्स का कलेक्शन होता था। तो इसे कोई भी हटाना नहीं चाहता था, केवल कुछ शासकों को छोड़कर। इसके बाद आगे चलते हैं, और शेर शाह सूरी के समय में इसे नगर कर की भी संज्ञा दे दी गई थी। प्रश्न संख्या 8 में कहा जा रहा है कि इसमें सही कौन सा है बताइए। तो दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि पहला जो मकबरा बनाने का काम है, मौसोलियम बनाने का काम है, वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था भारत में। इंपीरियल एज ऑफ सल्तनत ये शुरू होती है अलाउद्दीन खिलजी के कोरोनेशन से। अब इसमें आप ये बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 8 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए बताइए? सी वाला हो जाएगा। सिर्फ दूसरा तीसरा सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है ना। लेकिन इसका पहला गलत है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले तख्त पर बैठने का काम ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था, ये सही बात है। मोहम्मद गोरी जब पृथ्वीराज चौहान से तराइन के युद्ध में विजय हासिल कर लेता है तो उसके बाद उसका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं बचता है, तो पूरे मैदानी इलाके में वो तुर्क शक्ति का पूरा विस्तार कर डालता है। लेकिन गोरी का अपना कोई बेटा नहीं था, उसके बहुत सारे दास थे, गुलाम हुआ करते थे, और उन्हीं गुलामों में से सबसे चहेता था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे कि वो भारत का शासन सौंपना चाहता था। लेकिन उसके कई सारे कंपटीटर थे, तो इसकी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक एक सीमित क्षेत्र में ही रह जाता है। हालांकि ये योग्य शासक था, लेकिन इसका दायरा सिकुड़ जाता है। यलदौज और कुबाचा जैसे लोग इसे घेरे रहते हैं, कुछ को ये मिला लेता है, कुछ को नहीं मिला पाता है। इसी वजह से ये दिल्ली से दूर रहता है और लाहौर तक ही अपनी शक्ति को सीमित रखता है, और मलिक और सिपे सालार जैसी जो उपाधियां हैं उनसे संतुष्ट रहता है। तो ये रियल फाउंडर नहीं था, हालांकि ये स्थापित करने का काम करता है।
इल्तुतमिश को रियल फाउंडर कहा जाता है। वो खुद को स्वतंत्र मानता है और स्वतंत्र घोषित भी कर लेता है, पहले ही वो दास्ता से आज़ादी पा चुका था। तो इल्तुतमिश को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सही है, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी का जो कोरोनेशन का टाइम था वहाँ से इंपीरियल एज सल्तनत की स्टार्ट होती है, साम्राज्यवादी युग। तो इसमें हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। विजयनगर एम्पायर के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें से सही कौन सा है बताइए। तो कृष्णदेव राय ने विवाह कर को समाप्त करवा दिया था। मैरिज टैक्स जो पहले लगता था उसको ये बंद करवा देते हैं। तहसीलों को उस समय गोंडा कहा जाता था। विजयनगर एम्पायर में जो तहसीलें होती थी उनको गोंडा कहा जाता था। और जो ट्रेडर्स होते थे, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स होता था, उसके लिए फड़म शब्द का इस्तेमाल होता था। साउथ इंडिया में ये जो वॉकेबलरी है इसको अच्छे से देख लीजिएगा, मतलब शब्दों का अर्थ आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो फड़म का यहाँ मतलब दिया हुआ है ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स। और राम राय के बारे में कहा जा रहा है कि ये कमांडर थे विजयनगर की आर्मी के, जिस समय की बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी को लड़ा गया था। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटी या बन्नी हट्टी का जो युद्ध है ये विजयनगर साम्राज्य का अंत होता है, मतलब यहाँ से उसकी शक्ति का समापन हो जाता है ना। तो इसमें सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय कर रहे थे, ऐसा दिया हुआ है। सही कौन सा है वो आपको देखना होगा। और ये जो 9th क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एकमात्र ये कृष्णदेव राय का ही सही है। इन्हें तेलुगु भोज या आंध्र भोज कहा जाता है। और ये जितने भी विजयनगर एम्पायर में शासक हुए हैं उनमें अपवाद थे, ये वैष्णव धर्म को मानते थे, शैव मतावलंबी नहीं थे। हालांकि ये सभी धर्मों का सम्मान करते थे। और वैसे भी शैविज्म या वैष्णविज्म जो है वो कोई धर्म नहीं है, ये तो 2 पार्ट हो गए। धर्म तो असली सनातन है, तो उसकी एक शाखा के ये अनुयायी थे। और ये खुद बहुत अच्छे साहित्यकार थे। इनका जो पूरा दरबार था ये विद्वानों से भरा हुआ था। तो कुल मिलाकर कृष्णदेव राय ने कई सारे उदारता वाले काम किए थे और उसमें से विवाह कर को न वसूलना भी एक था। ठीक है, तो ये सही है। बाकी अगर देखें तो गोंडा जो शब्द है ये इस्तेमाल किया जाता था गाँव के लिए। जो गाँव होते थे, चाहे बड़ा गाँव हो या छोटा गाँव हो, उसके लिए गोंडा शब्द का इस्तेमाल होता था। हेगड़े जो वर्ड है, हेगड़े नाम का एक शब्द हुआ करता था जो कि तहसीलों के लिए यूज किया जाता था। साथ में छोटे सिक्के जो होते थे उनको फड़म कहा जाता था। तो यहाँ गलत दिया है ना फिर कि ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स को कहा जाता था, फड़म इनको नहीं, बल्कि सोने के जो छोटे छोटे सिक्के होते थे उनको कहा जाता था। और राक्षसी तंगड़ी वाले में कहा गया है कि उस समय राम राय जो है वो कमांडर थे। उस समय सदाशिव राय के पास पूरी सेना की कमांड हुआ करती थी और वास्तविक शक्ति जो है वो राम राय के पास थी। लेकिन यहाँ कमांडर का नाम पूछा है तो हम सदाशिव राय को चुनेंगे। तो इसमें से ए वाला सही है ना, वही एकमात्र सही है, बाकी जितने हैं सब में गड़बड़ है। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। यहाँ पर प्रवर्तक और मत का नाम दिया है। तो प्रमोटर में ध्यान से देखिए, पहले प्रमोटर है आदिगुरु शंकराचार्य जी और इनकी जो फिलॉसफी है उसे अद्वैतवाद कहा जाता है ना। और रामानुजाचार्य जो है इन्होंने विशिष्ट द्वैतावाद की रचना की थी। इस फिलॉसफी को इन्होंने प्रोपाउंड किया था। निम्बार्काचार्य जो है ये द्वैतवाद के संस्थापक हैं और वल्लभाचार्य जो है ये द्वैतवाद के समर्थक थे, प्रमोटर थे। बताएं कि इसमें गलती कहाँ पर है। तो प्रश्न संख्या 10 को आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। वल्लभाचार्य द्वैतावाद नहीं, बल्कि ये आप देखें कि शुद्ध द्वैतावाद के संस्थापक कहे जाते हैं। वल्लभाचार्य का संबंध किससे है? शुद्ध द्वैतावाद से। और द्वैतवाद से संबंध किसका होगा? माधवाचार्य का होगा। तो आपको याद रखना चाहिए। बाकी भेदवाद एक होता था तो उससे भास्कराचार्य को आप जोड़ सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदवाद था। तो इनकी अपनी अपनी फिलॉसफी होती थी और कभी कभी ये आपस में ही टकरा भी जाती थी। तो इसमें से डी वाला गलत है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। किला ए कोहना के बारे में पूछा जा रहा है कि इसको किसने बनवाया था। ये एक स्थापत्य है, आर्किटेक्चर है। पहली चीज तो ये है क्या, ये पता होना चाहिए, और कहाँ पर है ये भी मालूम होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। तो करेक्ट आंसर शेरशाह सूरी होगा। असल में एक मस्जिद है और ये दिल्ली में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की एक पॉलिसी थी जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। पुर्तगालियों में से एक था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, गवर्नर बन के आया था। हालांकि अल्फांसो डी अल्बुकर्क की तरह तेज नहीं था, मतलब वैसा आक्रामक नहीं था, लेकिन ये शांतिपूर्ण तरीके से विस्तार का ही काम कर रहा था। तो इसमें ब्लू वाटर पॉलिसी ये लेकर आता है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है बताइए। यहाँ कुछ अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं और ये जो 12th क्वेश्चन है इसका राइट आंसर इसमें से कौन सा होना चाहिए? बी वाला होना चाहिए। ये पूरी तरह से मेंटेन करना चाहता था, डोमिनेंस मेंटेन करना चाहता था पुर्तगालियों की इंडियन ओशियन पे। क्योंकि इंडियन ओशियन को ये कंट्रोल में रखकर अपना पूरा व्यापार सुरक्षित कर सकता था और बाकी जो यूरोपीय शक्तियाँ यहाँ घुसने की कोशिश कर रही थी उन्हें भी नियंत्रित कर सकता था। तो इसी के लिए ये ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आता है और जितने बंदरगाह थे या जितने भी कोस्टल सिटीज़ हुआ करती थी उनको ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है और सफल भी होता है। तो एक समय आ जाता है कि जो पुर्तगाली हैं वो अपने आप को समुद्र का स्वामी कहते हैं और गलत नहीं कहते हैं। यहाँ इनकी मर्जी के बिना कोई नहीं जा सकता है। इसके बाद 13वें को देखते हैं। यहाँ पर कारखाना और देश का नाम दिया है, मतलब कौन सी फैक्ट्री अपने इंडिया में कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लगाई गई है वो इसमें बताना है।
तो गोवा है, पुलिकट है, हुगली है और चिंसुरा है। यहाँ जो यूरोपीय शक्तियाँ हैं उनका नाम भी दे रखा है। इसमें मिलान करना होगा आपको और उस हिसाब से चुनना होगा। तो जो 13वां आप देख रहे हैं इसमें राइट आंसर इसका मिलान जो है इसका ए वाला उसी हिसाब से कर लेंगे, मतलब ए वाला सही है इसमें। असल में गोवा जो है ये पुर्तगालियों की शक्ति का मुख्य केंद्र हुआ करता था। ठीक, ये आपने देखा। इसके बाद पुलिकट को मिला लीजिए। पुलिकट जो है ये डचों के लिए हुआ करता था। हुगली जो है ये अंग्रेजों का शक्ति का केंद्र था एक समय, और चिंसुरा जो है ये फ्रांसीसियों का। ऐसे करके इसको मेंटेन कर लेंगे। इसके बाद 14th क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि कौन से प्रसिद्ध नेता थे जिनका कि संबंध पंजाब से था, और ये 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था गांधी जी का, उसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं। ये कौन से नेता थे बताइए। तो अब यहाँ जो कि पंजाब शब्द दे दिया है, मतलब पंजाब से आपको एक हिंट दे दिया है, तो बहुत आराम से आप पकड़ सकते हैं। इसमें चौधरी चरण सिंह होने से रहा, और डी वाला नहीं होगा क्योंकि दो महत्वपूर्ण विकल्प इसमें मौजूद हैं, सी वाला और ए वाला। भगत सिंह की जो नीतियां हैं वो गांधी जी से मेल नहीं खाती। हालांकि आप देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जितने भी क्रांतिकारी बाद में निकल कर आते हैं वो पहले इसमें अपना सब कुछ झोंक कर गांधी जी के पीछे पीछे ही चलते हैं। उसमें भगत सिंह जैसे नौजवान भी थे। लेकिन जब चौरी चौरा के बाद इसे एकदम से ड्रॉप कर दिया जाता है इस मूवमेंट को, तो उनके मन में आक्रोश पनपने लगता है। उन्हें ये लगता है कि गांधी जी उन्हें सही दिशा नहीं दे रहे हैं, तो वो अपना रास्ता खोजने लगते हैं, तो अपना क्रांतिकारी रुख अख्तियार कर लेते हैं, है ना। तो वो अलग बात है। लेकिन इसमें एक साथ देने की जहाँ तक बात की जाए तो लाला लाजपत राय होंगे। पंजाब केसरी भी इनको कहा जाता था, और ये गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन को नई दिशा देते हैं। और भगत सिंह बहुत बड़े समर्थक थे लाला लाजपत राय के। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। अब ये बताइए, यहाँ दो उत्तर संभावित हो सकते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये थोड़ा देखने वाली बात है। प्रश्न में यहाँ कुछ ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है, सीधे सीधे पूछ लिया गया है कि कौन सी घटना इसमें से 1857 के रिवॉल्ट के लिए उत्तरदायी थी। तो तात्कालिक घटना के तौर पे इसका आंसर भी दिया हुआ है कि इसमें से इनफील्ड राइफल की शुरुआत जो अंग्रेजों ने की थी यही मूल कारण था। लेकिन ये मूल कारण नहीं था, ये तात्कालिक कारण था। ठीक है, चर्बी लगे हुए कारतूस दांत से खींचकर खोलना होता था। गाय और सुअर की चर्बी उसमें इस्तेमाल की जा रही है, ये अफवाह उड़ाई जाती है, वो कितनी सत्य रहती है कोई नहीं जानता। मतलब हो सकता है कुछ स्थानों पर इस्तेमाल की गई हो, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये धार्मिक मामला बन जाता है, क्योंकि ये न तो हिंदू के लिए बर्दाश्त का विषय था न मुसलमान के लिए था। तो जब बर्दाश्त का विषय नहीं था तो विरोध किया जाता है। विरोध को अंग्रेज सुनते नहीं और जबरदस्ती दबाव डालते हैं कि दांत से खींचकर खोलो, और उसके बाद फिर झड़प होती है, सैनिक मारे जाते हैं, अधिकारी मारे जाते हैं, और वहां से क्रांति भड़क जाती है समय से पहले। ठीक है, मंगल पांडे के द्वारा सबसे पहले इसमें आगाज किया जाता है। तो एनफील्ड राइफल की शुरुआत जो है ये भारतीय विद्रोह का तात्कालिक कारण हो सकता है। बाकी जो स्थायी कारण है वो तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है। डलहौजी जैसे ही आता है वैसे ही अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को खोल देता है, और आते ही राज्यों को एक मतलब जो रजवाड़े होते हैं उनको एक के बाद एक हड़पना शुरू कर देता है। जितनी भी प्रिंसली स्टेट है वो परेशान हो जाती है, जिनके पास कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था। गोद लिए हुए पुत्र को ये मानने से इनकार कर देता है, तो ये असंतोष का कारण बन जाता है। तो स्थायी कारण अगर पूछेगा तो हड़प का सिद्धांत चुनिएगा, तात्कालिक अगर पूछेगा तो एनफील्ड राइफल की शुरुआत चुनिएगा। अब इसमें प्रश्न जो है वो किसी एक तरीके से पूछा जाएगा। इसके बाद 16वें को देखते हैं। यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में कथन और कारण दिया हुआ है। कथन यानी जो एसरेशन है वो आपको ये बताता है कि भारत के जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन चले हैं आज़ादी से संबंधित, उसमें ये भी एक था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये ब्रिटिश राज्य के खिलाफ एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन था, भारत की जनता की ओर से चलाया गया था। कारण यह है कि गांधी जी के द्वारा भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए और आत्मनिर्भरता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। सेल्फ रिलायंट लोगों को होना चाहिए, और साथ में जितना भी ब्रिटिश गुड्स हैं उनका बहिष्कार करना आवश्यक है। ये सब गांधी जी के द्वारा कहा गया था। तो अब आप ये बताइए कि इसमें कौन सा सत्य है। अब 16वां प्रश्न अगर आपने ध्यान से देखा है तो सही बात है दोनों ही, और दोनों जो है वो एक दूसरे की ठीक ठाक व्याख्या कर लेते हैं। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन था। क्यों था उसका कारण यहाँ बताया गया है कि भारतीय लोग जो है वो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशों की नीति थी एक्सप्लोटेशन। अपने उपनिवेश मतलब अपने भारतीय उपनिवेश को अपने मनमाफिक यूज करना चाहते थे। अब ऐसे में अगर कोई ब्रिटिश गुड्स को बहिष्कृत कर देता है, भारतीय जनता जो है उनके सामान का ही बहिष्कार कर दे, तो इससे इन्हें आर्थिक धक्का लगेगा और ये मुनाफा कमाने ही यहाँ आए हैं, तो इनका मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये इस आंदोलन का भी मेन पर्पस था, और साथ में भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। तो सही बात है। अब इसमें हम किसको चुनेंगे? सी वाले को चुन लें। सी वाले में कहा गया है कि बोथ द स्टेटमेंट एंड रीजन आर ट्रू, और एक्सप्लेनेशन भी जो है वो परफेक्ट है। तो सी को चुन लिया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। गोलमेज सम्मेलन, इनका उद्देश्य क्या था बताइए। सांप्रदायिक समस्या जो थी भारत में
उसका समाधान करना, कम्युनल प्रॉब्लम का, या जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का फंडा था भारतीयों का उसको सार्थक रूप देना, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है भारत में उसका समाधान करना, अंग्रेज इतने कब से काबिल हो गए, और साथ में इश्यू ऑफ इंडियन स्टेट्स जो है उनको सॉल्व करना। इसमें से क्या उद्देश्य हो सकता है? तो 17 जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ध्यान से पहले देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए वाला, जो सांप्रदायिक समस्या है उसका समाधान खोजना। ये गोलमेज सम्मेलनों का एक मूल उद्देश्य दिखाई देता है। हालांकि आप देखते हैं कि साइमन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, पहले तो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है 1919 में, और उसी समय के आसपास ये डिसाइड किया जाता है कि 10 साल के अंतराल पे कमीशन स्थापित किया जाएगा, और उस कमीशन के द्वारा ये समीक्षा की जाएगी कि आपने जो रिफॉर्म है उसको ठीक तरीके से लागू किया या नहीं किया। और समय से पहले ही साइमन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, इसका अच्छा खासा विरोध भी होता है ना। 7 सदस्यीय आयोग था, सारे यूरोपियन थे, गोरे लोग थे, कोई भारतीय उसमें नहीं था, और मामला भारतीयों का था। और उसी की रिकमेंडेशन के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन में होते हैं, और कांग्रेस उसमें से सिर्फ एक में हिस्सा लेती है, और उसी के रिकमेंडेशन को अंत में जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो उसमें मेन मुद्दा यही था, सांप्रदायिक समस्या का समाधान खोजना, और अंत में समाधान दिखता है बंटवारा लोगों को, है ना। इसके बाद 18वें को देखते हैं। यहाँ लाहौर प्रस्ताव की मुख्य मांग क्या थी आपको बताना है, बताइए। इसमें 4 अलग अलग ऑप्शन है, और 18वां जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मतलब ये हुआ ना, देखिए भारत में पूर्ण स्वतंत्रता ये लाहौर प्रस्ताव की मुख्य मांग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि मुस्लिम लीग का अपना जो विचार है उसमें पाकिस्तान का निर्माण वो हर कीमत पर चाहते थे, और इसीलिए पाकिस्तान के निर्माण की दिशा में एक और कदम बढ़ाया जाता है जो कि महत्वपूर्ण होता है, और उसमें मुख्य मांग ये रखी जाती है कि भारत में जो उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट जो है, वहाँ पे एक अलग मुस्लिम राज्य की स्थापना की जाए, जहाँ पे इस समय पूर्वी बंगाल, मतलब बंगाल का पहले विभाजन किया गया, तो जो ईस्टर्न बंगाल है वहाँ पे इन्हें एक सेपरेट स्टेट दिया जाए। बाद में ये तय होता है कि कुछ हिस्सा पश्चिम में देंगे, कुछ हिस्सा पूरब में देंगे। तो यही इसमें मूल मांग थी, इसे ध्यान से देखिएगा। सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है वहाँ पे भी, जहाँ आज के समय में पाकिस्तान है, और ईस्टर्न रीजन जो इंडिया का है, जहाँ पे आज के समय में बांग्लादेश है, वहाँ पे पाकिस्तान को जमीन देकर अलग किया जाए, स्वतंत्र किया जाए, यही मांग रखी गई थी। तो मुस्लिम लीग की ये मांग थी, इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 19वें को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हरियाणा के कौन से शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है, ठीक है, सिटी ऑफ वीवर्स कहा जाता है। कौन सा शहर है बताइए, एकदम सीधा प्रश्न है। करेक्ट आंसर इसका डी होगा, पानीपत, ठीक है, पानीपत का कंबल, है ना। और इसके बाद आगे चलते, पानीपत कई मायनों में मशहूर है। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि भारत में कौन सा उद्योग ब्रिटिश उपनिवेशवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इसमें एग्रो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, माइनिंग है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है। बताइए ब्रिटिश कॉलोनिज्म से सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्टेड कौन होता है, देखिए और बताइए। तो 20वां जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर इसमें से बी हो जाएगा। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वस्त्र उद्योग जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और ये बुरी तरह से हतोत्साहित होता है। मतलब असल बात यह है कि ब्रिटेन से सस्ते कपड़े आने लगते हैं, और वो बाजार में बड़े पैमाने पर आ जाते हैं। सामान हमारा ही रहता है, हमारे यहाँ से ही वो कपास और रेशम ले जाते हैं, और उससे अपना मिलों में कपड़ा बनाते हैं, मशीनों में, और वो यहाँ ले आकर एक महंगे दाम में ही बेचते हैं, लेकिन वो तुलनात्मक रूप से जो बाकी भारतीय सामान है उनके सस्ता रहता है, तो लोग उसी को खरीदते हैं। इससे बड़े पैमाने पर जो हमारा व्यापार है वो हतोत्साहित होता है, तो पूरा जो कपड़ा उद्योग है वो नष्ट हो जाता है। तो इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम चुनेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। दमदमा झील जो है ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है बताइए। दमदमा लेक को देखिएगा, इसमें हिसार, झज्जर, गुरुग्राम और रेवाड़ी दिया हुआ है। और 21 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये गुरुग्राम है, यानी गुड़गांव उस समय का, और अभी नाम बदल गया है तो गुरुग्राम। इसके बाद 22वें को देखते हैं। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें से कौन सी हरियाणा में है, पहचानिए। केवलादेव है, कलेसर है, सरिस्का है, और बांधवगढ़ है। पहचानना आसान है, विकल्प सरल दिए हुए हैं। और 22वां जो है इसका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। कालेसर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ आप देखें कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका हरियाणा में है। और इसमें आप देखते हैं कि पूरा यमुनानगर जिला जो है वहाँ इसकी लोकेशन है, मतलब राजधानी चंडीगढ़ से करीब 15 किलोमीटर दूर ये अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। यहाँ आपको कथन और कारण दिया है, उसके बारे में जो सही विकल्प हो उसकी तलाश करनी है। तो दूध और दही की भूमि के रूप में हरियाणा को जाना जाता है। कारण यह है कि उच्च दूध और दही उत्पादन के लिए यहाँ एक अच्छा खासा डेयरी उद्योग है। तो भाई डेयरी अच्छे से मेंटेन रहेगी, मतलब डेयरी इंडस्ट्री जो है वो अच्छी खासी चलेगी, तो इसका परिणाम क्या होगा, दुग्ध उत्पादन अच्छी मात्रा में होगा। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा मात्रा में वहाँ से प्रोड्यूस होंगे। तो ये कथन कारण दिया हुआ है। अब देखिए इसमें सही कौन सा है। 23वां जो है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्योंकि अगर पहला सही होता है तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा, है ना। पहला अगर सही है कि हरियाणा जो है वो दूध और दही की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो उसके लिए डेयरी उद्योग का वहाँ पे ठीक ठाक होना आवश्यक है, तो ए वाला इसमें सही है। इसके बाद 24वें को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि ई अधिगम योजना, ये एक स्कीम है ई अधिगम योजना। इसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ विकल्प दिए हैं, उसमें से सिर्फ एक ही सही हो सकता है या फिर सभी भी सही हो सकते हैं डी वाले के हिसाब से, है ना। तो ध्यान से देखकर बताइएगा। ये जो योजना है ई अधिगम, इसको शुरू करने का काम यूपी गवर्नमेंट ने किया है और इस योजना का उद्देश्य है सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्हें आईटी फील्ड में रुचि जगाना उनकी, और टैलेंट को, मतलब जो आईटी फील्ड है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, वहाँ उनकी पहले तो रुचि जगाएंगे और इस क्षेत्र में उनकी स्किल को डेवलप करेंगे। ये इसका पर्पज़ है। इसके बाद जो सी वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि प्रदेश के जितने भी स्नातक उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी हैं यानी ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट हैं, उनको टैबलेट बांटा जाएगा ताकि वो डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ सकें। अब आप ये बताइए कि ई अधिगम स्कीम जो है इसका पर्पज़ क्या हो सकता है। तो 24 जो है इसका राइट आंसर, इसमें सही ही खोजना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला। ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट नहीं की गई है। अगर ये हरियाणा के करंट अफेयर से जोड़कर या हरियाणा पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है तो इसमें ये ज़्यादा संभावना होती है कि इस तरह की स्कीम जो है ये अपने राज्य की ही हो, ये उत्तर प्रदेश की कहाँ से हो जाएंगी, है ना। तो इसमें से हम बी को चुनते हैं। इसका जो पर्पज़ दिया है वो एकदम परफेक्ट है, बच्चों का इंटरेस्ट जगाना और उनका टैलेंट और उनकी स्किल को डेवलप करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, यही इसका मूल उद्देश्य है। बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो सब गलत है। यहाँ जो कहा गया है ना कि ग्रेजुएट करने वाले जो परीक्षार्थी हैं या विद्यार्थी हैं उनको टैबलेट बांटा जाएगा, ग्रेजुएशन तो काफ़ी समय लग जाएगा ना, वहाँ तक नहीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की जो सरकारी स्कूल है वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट बांटे जाएंगे और इससे क्या होगा, वो डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि देश का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है बताइए। ये साबरमती है अहमदाबाद का, लखनऊ है उत्तर प्रदेश का, गुरुग्राम है हरियाणा का और नई दिल्ली है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये नई दिल्ली मतलब जो राजधानी क्षेत्र है वहाँ पे बनाया गया है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में इसको स्टैब्लिश किया गया है ना। तो यहाँ पर नई दिल्ली वाला जो विकल्प है वो परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। हाल ही में देश के साथ हरियाणा सरकार ने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये देश कौन सा है, हरियाणा की गवर्नमेंट इसमें है और किस देश के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, उस देश का नाम आपको सिलेक्ट करना है। प्रश्न संख्या 26 को ध्यान से देखेगा और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। ये इजराइल की गवर्नमेंट है, ठीक है। इजराइल के साथ हरियाणा सरकार ने हाथ मिलाए हैं और इससे वो क्या करेगी, अपना जो एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन है उसमें अपनी क्षमता को मजबूत करेगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। स्टॉकहोम प्लस 50, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट हैं। अब इसमें सही कौन सा है वो आपको ढूंढना होगा। तो इस सम्मेलन का आयोजन जेनेवा में किया गया था, ठीक है, और इस बैठक की थीम है सभी के लिए सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ ग्रह, हमारी जिम्मेदारी हमारा अवसर। ये इसका थीम वाक्य है। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसको भी देख लीजिए। द थीम ऑफ द मीटिंग वॉज अ हेल्दी प्लैनेट फॉर प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आवर अपॉर्चुनिटी। ये इसका थीम है। देखिए और बताएं इसमें सही कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 27 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। केवल इसका जो थीम दिया है वही सही है, लंबा सा है लेकिन ये सही है। ए वाला इसमें गलत है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है इसको जेनेवा में हेल्ड किया गया था। स्टॉकहोम प्लस 50 का आयोजन ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था, ठीक है। ये स्थापित कहाँ पे, माफ कीजिए, इसका आयोजन कहाँ पे होता है, ये स्टॉकहोम में होता है जो कि स्वीडन की कैपिटल है और ये 2 से 3 जून 2022 की बात है। तो इसमें आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद 28 को देखते हैं। 28 में आपसे पूछा गया कि स्वच्छ और हरित मिशन को शुरू किया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है ये आपको इसमें बताना पड़ेगा। मिनिस्ट्री का नाम इसमें से कौन सा है। तो 28 और करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके द्वारा शुरू किया गया है स्वच्छ और हरित अभियान। इसके बाद 29, यहाँ पर कहा गया है कि कौन से 2 तट हैं। ये अक्टूबर 2022 का डाटा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अक्टूबर 2022 में भारत के किन 2 तटों को समुद्री बीच की माफ कीजिएगा समुद्री ब्लू बीच की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। ब्लू बीच का टैग जो है वो इन्हें प्राप्त हुआ है। ये कौन से 2 राज्य हैं देखकर बताइए। इसमें 2 जो समुद्र तट है उनकी बात हो रही है। और 29वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर इसमें से कौन सा होना चाहिए, बी वाला होना चाहिए। ये मिनिकाय थुंडी है, यहाँ ध्यान से देखिए, मिनिकाय थुंडी है और कदमत समुद्र तट, कदमत कोस्ट है। ये ब्लू बीच की जो प्रतिष्ठित सूची है उसमें शामिल किए गए।
और ब्लू बीच का मतलब क्या होता है, तो ये दुनिया के सबसे साफ सुथरे समुद्र के तट होते हैं, कोस्टल एरिया होते हैं, और ये एक तरह का इको लेवल है। मतलब यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो अच्छी तरीके से मेंटेन होता है, साफ सुथरे होते हैं। और इसका उद्देश्य कुल मिलाकर पर्यावरणीय शिक्षा का प्रसार करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, यही सब उद्देश्य हो सकता है। तो बी वाला सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव जो है, इसके संदर्भ में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन्हें ध्यान से देखिएगा। ये स्टार्टअप फेस्टिवल जो है, इसके विषय में कहा गया कि पहला जो इस तरह का फेस्टिवल था उसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था। और ये जो महोत्सव है, ये जो फेस्टिवल है, ये आसियान देशों और भारत के बीच में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, यानी जो साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की फील्ड है, उसमें सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया था, इसे आयोजित किया गया था। तो अब आप ये बताइए सही कौन सा है। प्रश्न 30वां आप पूरा देख रहे हैं, और इसका जो राइट आंसर है इसमें 30वें को आप ध्यान से देख लीजिए, बी हो जाएगा। केवल दूसरा सही है इसमें, ठीक है। इसका उद्देश्य ठीक दिया है, उद्देश्य में कहीं से भी कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन पहला जो है इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था, यही गलत है। मतलब ये है ना कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सेक्रेटरी हैं, इनका नाम था श्रीवरी चंद्रशेखर, और ये समय था 27 अक्टूबर 2022 का। बोगोर नाम की एक जगह है इंडोनेशिया में, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया जाता है। बोगोर एक जगह है, और ये पड़ती कहाँ पे है, इंडोनेशिया में पड़ती है। तो यहाँ जो नई दिल्ली दिया है ना, वो गलत है। इसके बाद 31वें को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि नवंबर 2022 में कहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 27 है, इसका आयोजन किया गया। COP 27 का मतलब क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 27। तो ये आयोजित कहाँ पर किया गया है, ये आपको देखना होगा। और 31 जो आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। ये शर्म अल शेख है, ठीक है। शर्म अल शेख है कहाँ पे, तो ये मिस्र में पड़ता है। इसकी जो लोकेशन है वो मिस्र में है। तो हो सकता है आपको ये नाम ना देकर, अगर प्रश्न को सरल बनाना चाहे तो सिर्फ मिस्र दे सकता है। और ये 6 से लेकर 20 नवंबर तक संपन्न होता है। और इसमें बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन की जो घातक चीज़ें हैं उन पर विचार किया जाता है, आपसी सहमति बनाई जाती है। और इसका थीम भी अच्छा खासा था, है ना। इसमें क्लीन एंड ग्रीन के तौर पर इसका थीम रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 को G20 शिखर सम्मेलन 2022 का जो है, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला वाला ये कहता है कि 17वां जो G20 शिखर सम्मेलन था, इसका आयोजन भारत में किया गया। और इस शिखर सम्मेलन का मतलब ये जो समिट है, इसका थीम क्या था, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांग। रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांग, ये अच्छा खासा थीम है। तो आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा नहीं है, जो गलत है उसकी तलाश करनी है। ये है प्रश्न संख्या 32, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। केवल पहला वाला सही है, केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। इसका जो थीम दिया है वो गलत दिया है, ठीक है। और माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमें चूंकि गलत खोजना था, गलत की तलाश करनी थी, तो इसीलिए हमने इसमें से इसका जो पहला वाला है उसको चुना है। यहाँ पे ये एकमात्र पहला स्टेटमेंट गलत है। इसमें जो आयोजन के विषय में जानकारी दी हुई है, बाकी इसका थीम परफेक्ट है। यही इसका एग्जैक्टली थीम है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांग। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्गर है असल में। यहाँ जो पहला वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है, और इसे ध्यान से देखिए, ये 5 से 16 नवंबर 2022 तक इंडोनेशिया का जो बाली है वहाँ पे आयोजित होता है। और इसकी अध्यक्षता भारत ने नहीं की थी, इसकी अध्यक्षता करने वाला जो देश है वो इंडोनेशिया है। और इसका पर्पज़ क्या था, जो मध्यम आय वाले देश हैं उनको शामिल करके जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता है उसको सुनिश्चित करना। तो ये पर्पज़ है, पर्पज़ भी आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल इसका ए वाला आंसर परफेक्ट है, मतलब यही एकमात्र स्टेटमेंट इसमें गलत है, दूसरा वाला सही। इसके बाद 33वें को देखते हैं। हाल ही में प्रक्षेपित भारत के पहले निजी रॉकेट को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया है, वो आपको बताना है। तो प्रणय एस है, विक्रम एस है, कलाम पी है और प्रारंभ है। इसमें से देखिए और बताइए। तो 33 जो आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये विक्रम एस है, ठीक है। विक्रम एस का सफल प्रक्षेपण किया गया है आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा है वहाँ से। और स्काई रूट एरोस्पेस नाम की जो कंपनी है उसके द्वारा इसे बनाया गया है। मिशन का नाम है प्रारंभ, ठीक है। मिशन का नाम रखा गया है प्रारंभ। ये सब जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद 34 को देखते हैं। इसमें से कौन सा IIT है जिसने कि कृत्रिम हृदय को तैयार किया है, आर्टिफिशियल हार्ट को बनाया है? इसमें देखें और बताएं। और 34 जो आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा ए वाला। ये IIT कानपुर है। और 2023 में, मतलब ये जो वर्ष चल रहा है, इसमें ट्रायल होने के बाद ये आने वाले हो सकता है कि 2 वर्ष, मतलब ये टेक्नोलॉजी है तो इसमें समय भी लग सकता है, लेकिन संभवतः आने वाले जो 2 वर्ष हैं उसमें काम करना शुरू भी कर देगा, मतलब लोगों में इसे लगाया जाएगा। तो पहले ट्रायल किया जाएगा। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। इसके बाद 35 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गाँव, ये कौन घोषित किया गया है, बताइए। भारत का ये पहला 24/7 सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाला गाँव है। इसमें से कौन सा है?
ये पल्ली है, मोडेरा है, मौलिनोंग है या फिर पुनसरी है? 35 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें मोडेरा हो जाएगा। ठीक है, और मोडेरा को अगर आप चुनते हैं तो इसका बी वाला परफेक्ट हो जाता है। अक्टूबर 2022 की ये बात है और मोदी जी के द्वारा मोडेरा गांव को पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। मतलब यहाँ की जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं वो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर आधारित है और गांव के घर जो है वहाँ 1000 से भी अधिक सोलर पैनल लगाए गए हैं। भाई सोलर एनर्जी अगर चाहिए तो पैनल लगाने पड़ेंगे, है ना। मोडेरा गांव जो है ये सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, पहले से ही आप जानते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं, 36 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि सरकार का प्रकार दिया हुआ है यानी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट और साथ में दिया हुआ है व्यवस्था का नाम। अब आप ये बताइए कि इसमें कौन सा सुमेलित है, मतलब इसमें सुमेलित कर कर आपको जो कोड है उसका चयन करना है। तो पहला जो इसमें टाइप ऑफ गवर्नमेंट दिया हुआ है इसमें कहा गया है डेमोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वो मोनार्की है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो आपका लिस्ट बी वाला विकल्प है वो इधर तक आ गया है तो उसे हम अलग कर देते हैं। मतलब इसमें लिस्ट ए जो है जिसमें कि आपको टाइप ऑफ गवर्नमेंट दिया है उसमें पहला टाइप है डेमोक्रेसी का, दूसरा टाइप है मोनार्की का, उसके बाद डिक्टेटरशिप है और अंत में आपका धर्मतंत्र है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है वो इधर दे रखा है और इसे आपको मिलाना है। ध्यान से देखिए और मिलाइए। तो 36 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा सी वाला। सी के हिसाब से इसको मिला लेते हैं, यहाँ पे सी वाले ऑप्शन के हिसाब से देखें। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, राजशाही का मतलब क्या होता है यानी मोनार्की। ये एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा शासन करने की विधा होती है जिसमें कि सत्ता जो है उसे विरासत में मिलती है और उस पर वो रूल करता है और उसी का पूरा एकाधिकार होता है। ठीक, तो इसमें आपने देखा। अब इसमें हम किसको चुनेंगे? तीसरे वाले को चुनेंगे। मतलब ए के लिए यानी डेमोक्रेसी जो है इसके लिए तीसरे वाले को चुनेंगे जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है पर्सन, है ना। पूरी जनता में उसको जनता की सहमति से ही चुना जाता है, तो ये डेमोक्रेसी होती है जैसे कि अपने देश में है। मोनार्की का मतलब हमने अभी अभी देखा, उसे हेरिडिटी के तौर पे पावर मिल जाती है भले ही वो उसके योग्य हो अथवा नहीं, तो ये मोनार्की हो गई। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, इसमें कोई एक व्यक्ति जो है वो अपनी एब्सोल्यूट पावर के साथ रूल करता है और अपनी मनमानी करता है, डिक्टेटर होता है। और उसके बाद रिलीजियस लीडर जो है अगर वो अपना पूरा समाज उसको संचालित करने का काम करता है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, वैसे तो वो नगरीय सभ्यता थी लेकिन उसमें पुरोहित ही समाज का नेता हुआ करता था। तो अगर वो पुरोहित जो है वो पूरी तरह से लीडर बनने की कोशिश करे और वो सब पर हावी हो जाए तो ऐसा धर्मतंत्र होता है। इस तरीके से मिलाएंगे तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट होगा, A3, B1, C4 और D2। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इस बार यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में भी ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया है, उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ था। यहाँ आप बताइए। तो 37 आप देख रहे हैं और राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर ही अध्यक्ष होता है। इसके बाद 38 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से देखें और बताएं। तो राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले तो फंडामेंटल राइट था, ध्यान से देखें, इसमें विकल्प आसान है ना। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन अभी ये जो फंडामेंटल राइट की लिस्ट है उनमें से हटा लिया गया है। ठीक है, तो हमने डी वाले ऑप्शन को इसमें से बाहर कर दिया। अभी अगर तत्काल की स्थिति देखा जाए तो 300A जो आर्टिकल नंबर है उसमें इसे संकलित किया गया है और ये कानूनी अधिकार बन गया है। 39 को देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ स्टेट फ्रॉम ऑफिस? कौन कर सकता है ऐसा, बताएं। प्रेसिडेंट कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, चीफ मिनिस्टर, इसमें से कौन सा होगा? तो निश्चित तौर पर प्रेसिडेंट ही कर सकता है। प्रेसिडेंट का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नर, तो हटाने का अधिकार भी किसके पास होता है? ये राष्ट्रपति के पास ही होता है। इसके बाद 40 में आपसे कहा गया कि हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने की पावर किसके पास होती है? ये आपके प्रेसिडेंट के पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास होती है। तो 40 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पार्लियामेंट के पास होती है। मतलब मनमाना परिवर्तन नहीं कर सकती है ये, उसमें भी टर्म एंड कंडीशन होती है कि संविधान का जो मूल ढांचा है, उसका जो मेन फ्रेम है, उसके साथ कैसी भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। बाहर से आप जितना चाहे उसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैसे जो संशोधन की प्रक्रिया है, अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है, वो 368 आर्टिकल जो है उसमें वर्णित किया गया है। इसके बाद 41 की ओर चलते हैं। कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? फेडरल सिस्टम जो भारत में चल रहा है उसकी प्रॉपर्टी इसमें से कौन सा नहीं है, या फीचर आप कहें कि कौन सा नहीं है? तो डुअल सिटीजनशिप जो है वो इसमें फीचर में नहीं आता है। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये वाला नहीं शामिल है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी नहीं शामिल है, या फिर ए और बी दोनों नहीं शामिल है? बताइए।
तो 41 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो है वो संघीय जो सत्ता होती है या तंत्र होता है उसके अंतर्गत भारत में शामिल नहीं है। डुअल सिटीजनशिप हमारे यहाँ नहीं है, तो ये वाला इसमें से गलत है। बाकी सब अगर आप देखें तो सही, ठीक है। एकल नागरिकता हमारे यहाँ से प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ स्टेटमेंट दिया है और रीजन दे रखा है। इसमें आपको देखना है सत्य कौन सा है। तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास निहित है। कारण क्या हो सकता है इसका? तो भारत का संविधान कानूनों और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिक वैधता की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू एग्जामाइन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। तो देखें और बताएं कि इसमें कथन और कारण की व्याख्या इत्यादि ठीक है अथवा नहीं। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। ए वाले को हम चुन लेते हैं। मतलब ये हुआ कि दोनों सत्य भी हैं और कारण जो है वो कथन की ठीक व्याख्या करता है। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, ये आप भी जानते हैं, है ना। और उसे देने के पीछे वजह क्या होती है? संविधान सुप्रीम कोर्ट को ये पावर इसीलिए देता है ताकि जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, जनहित के काम किए जा रहे हैं, उनकी संवैधानिक वैधता ठीक ठाक है या नहीं, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है अथवा नहीं, इसकी जांच की जा सके। और सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक भी माना जाता है ना। तो इसमें से हमने ए को चुना। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ है प्रश्न संख्या 43। इसमें दो स्टेटमेंट है, आपको सही की तलाश करनी है। नेशनल इमरजेंसी के बारे में दोनों स्टेटमेंट है। पहला आपसे कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द कंट्री, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। नेशनल इमरजेंसी अगर प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करनी है तो उसे कैबिनेट से एडवाइस लेनी पड़ती है, मंत्रिमंडल की सलाह से ही वो ऐसा कर सकता है। अब आप बताएं कि 43 में कौन सा होना चाहिए। इसमें हमें सही खोजना था और सही इसका सिर्फ पहला वाला है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास देश में आपातकाल घोषित करने की शक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है और इसीलिए सिर्फ पहला सही है। लेकिन दूसरे वाले में क्या समस्या है, आइए देखते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें दिक्कत यह है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। और इसमें राष्ट्रपति का सलाहकार कौन होता है? राष्ट्रपति का सलाहकार मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल नहीं होता है, बल्कि संविधान होता है। संविधान के ही जो प्रावधान है उसी के तहत राष्ट्रपति ये तय करता है कि इमरजेंसी लगानी चाहिए अथवा नहीं लगानी चाहिए। हालांकि ये भी सत्य है कि मंत्रिमंडल की सिफारिश के बगैर ये सब नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें जो गाइड करने का काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करता है। इसीलिए सिर्फ पहला कथन ही सही, ठीक है। थोड़ा बारीकी से देखना आवश्यक होता है। इसके बाद 44 को देखते हैं, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दे रखा है और साथ में जो अधिनियम का वर्ष है यानी इनेक्टमेंट का वर्ष है वो साथ में दिया हुआ है। इसमें आपको मिलान करना होगा, ये पहले से मिला नहीं है। तो 42वां संशोधन होता है, 42 नंबर का अमेंडमेंट होता है, 44वां होता है, 52वां होता है और 73वां होता है। साथ में समय दे रखा है, मिलान करके बताइए। तो आप जानते हैं कि 42वां जो है वो 1976 में होता है, मिला लीजिए 42वें को 1976 से, दूसरे वाले से। 44वां जो है वो 78 में होता है, इसको भी मिला लीजिए। 52 जो है, 52 नंबर का जो अमेंडमेंट है वो 85 में होता है, ये पहले से ही मैच है। तो फिर 73 जो है वो भी मैच है पहले से, 1992, है ना। और उस हिसाब से अगर हम चुनेंगे तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो एकदम सही है। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करें और यहाँ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारतीय संविधान जो है उसने जगह जगह से चीज़ों को बोरो किया है और अपने हिसाब से उसे ढाला है, मतलब अपने अंदर शामिल करने योग्य बनाया है। तो इसमें आपको ये बताना होगा कि भारतीय संविधान का यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स इसमें से कौन सा नहीं है। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट या फिर जुडिशियल डिसीजंस, कौन सा इसमें से होना चाहिए, जो कि इसमें स्रोत के तौर पे नहीं देखा जाता है। तो 45 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये जो है ये भारतीय संविधान में आधार नहीं है या भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, बाकी जितने हैं वो स्रोत के तौर पे देखे जाते हैं। ये आप भी जानते हैं कि 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है इसका मूल उद्देश्य था बंटवारा। माउंटबेटन को यही प्लान देकर ही भेजा ही गया था और माउंटबेटन प्लान उसी विभाजन से जुड़ा हुआ है ना। मतलब 2 संप्रभु राष्ट्र बनेंगे, कौन सा हिस्सा पाकिस्तान को देना है, कौन सा भारत में रहेगा, ये सब तय करने का काम इस अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसके बाद 46 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यानी DPSP, उसमें से कौन सा इसमें DPSP का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंदर जितने भी सिद्धांत आते हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब इसमें आप पकड़िए उसको जो कि नहीं आता है।
तो प्रमोशन ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये पहला है ना। उसके बाद आप देखें टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट और टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। देखें और बताएं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो 46 आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसे संवर्धित करना ये इसमें शामिल नहीं है। ये जो है ये मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं और इसे अनिवार्य कर्तव्य बना देना चाहिए, लेकिन अभी ये मौलिक ही है, मतलब मूल कर्तव्य है। हम चाहें तो इनका पालन कर सकते हैं, कायदन हमें करना चाहिए लेकिन कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता है, लेकिन ये चीज़ बाध्यकारी बना देनी चाहिए, तभी जाकर मनुष्य जो है वो प्रकृति का संरक्षण करेगा। फिलहाल आगे चलते हैं, बाकी जितने हैं वो डीपीएसपी के पार्ट हैं, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। 47 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में निर्वाचक मंडल के हिस्से में नहीं आता है। ठीक है, मतलब जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, उसका कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है वो आपको देखना है और बताना है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है और राज्यसभा का मेंबर है। कौन इसमें शामिल नहीं होता है वो आप देखिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है उसका मेंबर या उसके जो मेंबर होते हैं वो इसमें मतलब इस चुनाव की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं, बाकी जितने हैं वो शामिल होते हैं, आप जानते ही हैं। इसके बाद 48 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपको देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आप देखें फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके अंदर कौन सा आर्टिकल होना चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 48 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, ये आर्टिकल 25 है। ठीक है, आर्टिकल 25 जो है वो ये कहता है कि धर्म का मतलब धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार लोगों के पास मौजूद है। हर व्यक्ति अपनी पसंद के हिसाब से धर्म को मान सकता है, अभ्यास उसका कर सकता है, मतलब उसे पालन कर सकता है, उसका प्रचार भी कर सकता है, इन सब के लिए वो आज़ाद है। और ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। कुछ लोग इसे अपने तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं कि भारत में जो व्यक्ति जो चाहे वो धर्म मान सकता है और उसका पालन कर सकता है, हालांकि इसमें बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन है। अब इसके बाद 49 को देखते हैं। इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें से कौन सा जो कारण है या कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है, देखें और बताएं। तो लेवल ऑफ एजुकेशन है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन का साइज है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जो सीधा प्रभावित न करता हो वो आपको चुनना है, देखिए और बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाना चाहिए, क्योंकि जो पॉपुलेशन का साइज है वो सीधे सीधे प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, आर्थिक विकास को प्रभावित सीधे सीधे नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभावित नहीं करता है, ये तो करेगा ही। जनसंख्या का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका जो सीधा दबाव है वो संसाधनों पर पड़ेगा, और संसाधन जब सिकुड़ने शुरू होंगे तो आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो सीधा प्रभाव नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट प्रभाव काफ़ी ये प्रबल प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन शिक्षा का स्तर जो है वो आर्थिक विकास को सीधे प्रभावित करता है। बुनियादी ढांचे का विकास अगर ठीक से नहीं हुआ तो इससे भी जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो सीधे प्रभावित होता है। और राजनीतिक अस्थिरता अगर हो जाए, मतलब पूरी तरह से डामाडोल स्थिति राजनीति की हो जाए, तो उससे भी जो आर्थिक विकास है वो सीधे सीधे प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसमें से हम चुनेंगे किसको, सी वाले को चुन लेंगे, पॉपुलेशन साइज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो फिजिकल पॉलिसी है उसके मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिए हुए हैं, उसी से संबंधित स्टेटमेंट है। आपको ये देखना है कि नॉट करेक्ट इसमें से कौन सा है। तो अर्थव्यवस्था में यानी जो अपनी इकोनॉमी है इसमें मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करना, ये पहली चीज, मतलब मनी सप्लाई जो है इसको रेगुलेट करने का काम करना। दूसरा ये है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को नियंत्रित करना, मतलब जो कंट्रोल है, माफ कीजिएगा, कंट्रोल द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट यह है कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकारी खर्च और कराधान का प्रबंध करना, मैनेज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन इन इम्पैक्ट टू इम्पैक्ट द इकोनॉमी। और अंत में है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को विनियमित करना, जो इंटरेस्ट रेट है उसे रेगुलेट करना। बताइए इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट। 50वां आप देख रहे हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसमें पहला, दूसरा और चौथा तो ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा भी ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए तीसरे वाले में समस्या है। यहाँ पर यह कहा गया ना कि सरकारी खर्च और कराधान का प्रबंध करना, इसी में गड़बड़ है। इसमें कराधान को इस तरीके से व्यवस्थित करने का मतलब जो राजकोषीय नीति होती है उसका उद्देश्य होता है कि सरकारी खर्च और कराधान को ऐसे मैनेज करे कि आर्थिक विकास को वो बढ़ावा दे। ठीक है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए। यहाँ थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ने में मिस्टेक हुआ है, मैं माफी चाहूंगी।
सही उत्तर कौन सा नहीं है, मतलब सही स्टेटमेंट इसमें से कौन सा नहीं है, वो आपको ढूंढना है और हमें बताना क्या था कि राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें आप देखें कि पहला, दूसरा और चौथा तीनों ही जो यहाँ स्टेटमेंट है वो राजकोषीय नीति यानी जो फिस्कल पॉलिसी है कम से कम भारत सरकार की, उसके उद्देश्य में नहीं आते, है ना। यहाँ ये पहला वाला भी नहीं शामिल है कि मुद्रा आपूर्ति को ये विनियमित करता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह हालांकि इनडायरेक्टली कंट्रोल ही करेगा लेकिन सीधे सीधे नियंत्रित नहीं करेगा, तो ये भी इसमें सीधे सीधे नहीं आता है। और चौथा वाला जो है वो भी इसमें शामिल नहीं है। मूल काम इसका क्या होता है, राजकोषीय नीति का जो मेन टारगेट है वो इसी पर होता है कि अर्थव्यवस्था को किसी तरह से वृद्धि प्रदान की जाए, और वृद्धि देने के लिए सरकारी खर्च और कराधान को ये प्रबंधित करता है। इस तरीके से प्रबंधित करता है कि जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो इन्हेंस हो, बढ़े, और साथ में बेरोजगारी कम हो, मुद्रास्फीति कंट्रोल में हो, है ना। ये सारे काम करने की कोशिश करता है। तो एकमात्र इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है वही सही है, लेकिन हमें खोजना है इसमें नॉट करेक्ट यानी गलत की तलाश करनी है, और इसलिए हम सी वाले को चुन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 51 को देख लेते हैं आगे। 51 इसमें कहा गया कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। सेंट्रल बैंक का जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में रोल होता है उसको आप इसमें से चुनिए। तो पहला वाला इसमें ऑप्शन है कि टू मैनेज द फिजिकल पॉलिसी ऑफ द कंट्री, रेगुलेट द कंट्रीज स्टॉक मार्केट, ओवरसीज द कंट्रीज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, या कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इसमें से देखिए और बताइए। तो 51 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें से, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है इसके अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, यही इसका मूल उद्देश्य होता है। यहाँ केंद्रीय बैंक की बात हो रही है तो ये हम इसमें से चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देखें। प्रश्न संख्या 52 में कहा गया कि रेपो रेट के बारे में यहाँ जो सही है उसकी तलाश करिएगा। तो पहला कथन ये है, इसमें कथन कारण करके दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको चुनना होगा। तो कथन यानी जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि रेपो रेट में अगर कमी आती है तो जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनकी उधार दर में वृद्धि होती है, ठीक है, उनकी जो लेंडिंग रेट है वो इंक्रीज कर जाती है। और दूसरा जो इसमें कारण बता के रखा हुआ है, इसमें ये कहा गया कि कॉमर्शियल बैंक जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक से रेपो रेट पे ही पैसा उधार में लेते हैं। तो इसके लिए कम से कम आपको रेपो रेट की सही डिफिनीशन पता होनी चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। तो देखें और बताएं। और 52 जो है इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा डी वाला, ठीक है। कथन मतलब जो इसमें यहाँ कथन लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है, ये एकदम से गलत है, लेकिन कारण अपनी जगह पे ठीक लिखा हुआ है। जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो पैसा उधार लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक से, और उसी के संदर्भ में तय किया जाता है रेपो रेट। रेपो रेट में अगर कमी होती है, ठीक है, रेपो रेट अगर डिक्रीज करता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि आमतौर पे वाणिज्यिक बैंक जो है उनकी उधार दर कम हो जाएगी, उनकी जो उधार लेने की दर है वो कम हो जाएगी। और कारण जो दिया हुआ है वो अपनी जगह सही है ना। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53, और यहाँ पर दिया हुआ था कि बढ़ेगी, तो इसी वजह से ये पहला गलत हुआ है। प्रश्न संख्या 53 को देखते हैं। यहाँ पर योजना का प्रारंभ दिया हुआ है, मतलब योजना जो है वो दे रखी है, और साथ में उसका जो स्टार्टिंग ईयर है वो दिया हुआ है। इसमें आपको मिलान करके पहले से दे रखा है, जो गलत मिला हुआ है वही चुनना है। तो स्वच्छ भारत अभियान है 2014 का है, अटल पेंशन योजना 2015, डिजिटल इंडिया 2017 यानी 2017, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016। इसमें देखिए और बताइए स्कीम और स्टार्टिंग ईयर, इसमें मिलान कौन सा आपका गलत है वो तलाशना है। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। डिजिटल इंडिया का जो 2017 दिया हुआ है वो इसमें गलत है, डिजिटल इंडिया का 2015 होना चाहिए। जैसे कि कौशल भारत आप देखते हैं, ये कौशल विकास का जो मिशन भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है ये भी 2015 का है, डिजिटल इंडिया जो है ये भी 2015 का है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना है, अटल पेंशन योजना है, ये सब 2015 की है। जबकि प्रधानमंत्री जनधन योजना या स्वच्छ भारत अभियान आप देखते हैं, या मेक इन इंडिया देखते हैं, ये सब 2014 का है। और 2016 का क्या है, फसल बीमा योजना है। तो कौन सी महत्वपूर्ण योजना कब आती है ये कम से कम आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 2015 होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। कौन सी जैविक खेती की एक विधि है इसमें से देखकर बताइए। तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना, पेस्टिसाइड का यूज करना, या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है या फसलें हैं उनका इस्तेमाल करना, या क्रॉप रोटेशन करना। यहाँ पर बात हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो पहले तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब पता होना चाहिए, और करेक्ट आंसर इसका डी ही हो जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आप सीधा समझ लीजिए, इको फ्रेंडली यहाँ सारा काम होता है। तो इसमें 3 चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए ये अनुकूल नहीं है। चाहे आप सिंथेटिक जो फर्टिलाइजर है उनका इस्तेमाल करिए, कीटनाशकों का इस्तेमाल करिए, दोनों से मिट्टी खराब होगी। और अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड है या बीज है, जीव हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी जो पर्यावरण का संतुलन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ेगा, है ना। तो ये तीनों ही किसी काम के नहीं है। क्रॉप रोटेशन काम आएगा। क्रॉप रोटेशन से आपकी जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी और फसल भी अच्छी होगी।
इसके अलावा जो पेस्ट हैं उनका भी कंट्रोल होगा, फसलों पर जो कीड़े लगते हैं उनमें भी नियंत्रण आप देख सकते हैं। तो डी वाला सही है। इसके बाद 55 को देखते हैं, कौन सी इसमें से धान्य फसल है, आप देखकर बताइए। ये तो पहचानना आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। और 55 जो है इसका राइट आंसर आप भी जानते हैं क्या होना चाहिए, इसमें से चावल होना चाहिए, यानी धान। ये अनाज की फसल है, बाकी अगर आप देखें तो वो सब्जियां हैं, आमतौर पे सब्जियों के तौर पे हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हमारा मूल अनाज है उसमें चावल या जो धान है वो आता है। बाकी आलू प्याज टमाटर की आप सब्जी बना सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ वही खाकर जीवित नहीं रह सकते। इसके बाद 56 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि हरियाणा में आमतौर पर कौन सी सिंचाई प्रणाली का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये बताइए। इसमें ड्रिप इरिगेशन है, फाउंटेन इरिगेशन है, कैनाल के थ्रू है, या इसमें से कोई नहीं। और 56 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कैनाल के माध्यम से ही ज़्यादा होता है, नहरों के माध्यम से जो सिंचाई का काम है वो बड़े पैमाने पर होता है। और इसमें जो ड्रिप सिंचाई है या फव्वारा सिंचाई है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उतना बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद 57 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि किसी भी कोशिकांग में पाचन और अपशिष्ट निपटान के लिए एंजाइम होते हैं। अब ये किस कोशिकांग में होते हैं ये आपको बताना है। कोशिकांग माने कोशिका का अंग। अब इसमें आप देखिए तो अपशिष्ट निपटान के लिए और मतलब वेस्ट डिस्पोजल के लिए और साथ में जो डाइजेशन है उसके लिए एंजाइम होते हैं। ये नाभिक होता है आपका, यानी न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है कि क्लोरोप्लास्ट होता है। 57 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये लाइसोसोम होता है ना। ठीक है, यहाँ कोशिकांग की बात हो रही है तो ये लाइसोसोम होता है। और इसके अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं या जितने भी कोशिका के टूटे फूटे पदार्थ होते हैं, मतलब हर कोशिका बनती है तो उसका अंत भी होता है, तो अंत होता है तो उसका जितना भी मलबा होता है वो सब इसमें जाकर इकट्ठा होता है और उसे तोड़ने के लिए उसमें एंजाइम होता है जो कि साफ सुथरा करने का काम करता है। तो लाइसोसोम को हमने इसमें से चुन लिया है। प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, पहचानिए। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है और जलवाष्प है। ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में इसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रबल है, मीथेन भी कुछ कम नहीं है और जलवाष्प भी वही काम करती है। ये जितना भी पार्थिव विकिरण होता है उसको सोखकर पृथ्वी पर तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 में आपसे करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए कहा जा रहा है। फिर से यहाँ स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि वनों की कटाई से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है, CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। कारण क्या है कि प्रकाश संश्लेषण जब पौधे करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते रहते हैं। अब आप ये बताइए कि इसमें जो कथन कारण दिया है सही कौन सा है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। हालांकि कारण को उतना अच्छे ढंग से लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्टेटमेंट को ठीक ठाक समझा दे रहा है ना। तो हम ए वाले को चुनते हैं। मतलब जंगलों को आप काट देंगे तो उससे क्या होगा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है, माने कार्बन डाइऑक्साइड की आप सीधे समझ लीजिए मात्रा, वो बढ़ जाएगी। कार्बन साइकिल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके पीछे रीजन यही होता है कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पौधे क्या करते हैं, जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, अपना जो भोजन बनाने का काम है उसको पूरा करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन लौटाने का काम ये करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं। अगर ये कटते रहे तो उसके बाद क्या होगा, इनका जो काम है वो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उतनी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल में बढ़ेगी। या ऐसा ही आप वनों को जला देते हैं तो भी होता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन स्टॉक रहता है, ये कार्बन सिंक की भूमिका निभाते हैं। तो इकट्ठे उतना ज़्यादा कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 के रूप में रिलीज हो जाता है। तो इससे भी बड़े पैमाने पर जो CO2 है वो वायुमंडल में मुक्त होती है। तो ये सभी जो है यहाँ कारण के तौर पर आप देख रहे हैं ठीक ठाक। तो हम ए वाले को चुनते हैं। इसके बाद आपका 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपका एक्ट दिया हुआ है और ईयर दिया हुआ है। मिलान पहले से नहीं किया है, आपको करना पड़ेगा। देखिए और बताइए। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके बाद एयर पॉल्यूशन एक्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है और वाटर पॉल्यूशन एक्ट। ये सारे एक्ट दिए हुए हैं, समय साथ में दे रखा है। इसमें अगर आप किसी एक को मिला लेंगे तो काम कुछ हद तक आसान हो सकता है, लेकिन ध्यान से। अब इसमें सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को आप 1972 से मिला लीजिए। मतलब ए को आपने दूसरे से मिलाया और उसी से सिर्फ आपका काम हो गया। सी वाला विकल्प आराम से पकड़ में आ गया। लेकिन हमेशा पकड़ना इतना आसान हो आवश्यक नहीं है, इसलिए सब पता होना चाहिए। मतलब ये है कि आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो तो आपने देख ही लिया है। और जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम जो है, मतलब प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है वाटर से संबंधित, वो 1974 का है। और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है वो 1981 का है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है वो 2010 का है। और उसी हिसाब से हम मिलाएंगे तो इसका सी वाला परफेक्ट है। इसके बाद 61 को देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इकोलॉजिकल जोन इन हरियाणा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब इसे आपको नॉर्थ से लेकर साउथ तक अरेंज करना है। तो यहाँ शिवालिक है, इसके बाद भाबर है, फिर बांगर है, फिर खादर है। अब इन्हीं को नाम बदल बदल के, मतलब क्रम बदल बदल के, यही नाम है, इन्हें अरेंज किया हुआ है। इसमें से सही अरेंजमेंट कौन सा है ये आपको पकड़ना होगा। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा, शिवालिक। यहाँ हमें क्या करना है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाना है, तो सबसे नॉर्थ में शिवालिक, उसके बाद बांगर, फिर आपका भाबर और अंत में खादर। ऐसे करके इसको अरेंज करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जनक माना जाता है, बताइए। शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस। और 62 जो है इसका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, ये उदय शंकर है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य के ये जनक माने जाते हैं। मतलब विश्व मंच पे कथकली या मणिपुरी, कथक जैसी जो भारतीय नृत्य की प्रस्तुतियां हैं उनको लोकप्रिय बनाने का श्रेय इनके द्वारा दिया जाता है। ठीक, तो उदय शंकर को हम इसमें से चुन लेते हैं, ए वाले विकल्प को। प्रश्न संख्या 63 को देखते हैं। इसे देखकर बताइए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का संबंध कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है। इसमें देखिए, सितार दिया है, वीणा दिया है, मृदंगम दिया है और बांसुरी दिया है। तो यहाँ जो 63 आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सितार। यहाँ पर बात हो रही है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात हो रही है तो उसमें वीणा और मृदंग जैसे जो वाद्य हैं वो आमतौर पे कम दिखाई देते हैं। ये सब जो है ये कर्नाटक संगीत की विशेषता है, और बांसुरी जो है वो दोनों में कॉमन है। लेकिन सितार जो है वो अकेला इसी हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली से जुड़ा हुआ है, यानी आप कह सकते हैं हिंदुस्तानी शैली से जुड़ा हुआ है। तो इसका सितार वाला जो ऑप्शन है वही परफेक्ट होगा। इसके बाद 64 की ओर चलते हैं। यहाँ पर कहा गया कि फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया। यहाँ पे आप देखें विच स्टेट ऑफ इंडिया, असल में यहाँ कौन सा राज्य है महाबलीपुरम का जो रॉक कट टेम्पल है वहाँ पे मौजूद है। चट्टानों को काट कर इसको बनाया गया है, काफ़ी कलात्मक है। केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है कि उड़ीसा में। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, ये तमिलनाडु में है रॉक कट टेम्पल, है ना। मामल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है, आप जानते ही हैं। यूनेस्को की ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ज़्यादा चर्चा में है। और यहाँ काफ़ी जटिल नक्काशी की गई है, ऐसी वैसी नहीं है। और बहुत सारी अखंड संरचनाएं बनाई गई हैं, मतलब कहीं से उनमें जोड़ तोड़ नहीं है। एक पूरे पत्थर को तराश कर बड़ी ही सावधानी से बनाया गया। तो इसमें से हमने तमिलनाडु को चुना है। इसके बाद 65 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि कौन सी पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली अपने जटिल लघु चित्रों के लिए जानी जाती है। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है। अब इसमें आप देखें और बताएं। ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग स्टाइल की बात हो रही है, जो कि अपने मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है। नीचे नाम दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। और 65 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, है ना, मुगल पेंटिंग। मुगल पेंटिंग जो है वो काफ़ी सूक्ष्म चित्रों के लिए, छोटे छोटे जो लघु चित्र हैं उनके लिए जानी जाती है। इसमें अदालत के सीन होते थे, शिकार का सीन होता था। इसके अलावा बहुत सारे जो पौराणिक विषय होते थे, जितना मुगलों को पता लग पाता है वो सब इसमें रहते हैं। और बड़े पैमाने पर जानवरों के भी चित्र दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर बारीकी बहुत ज़्यादा होती। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे इसमें 66वें को देखते हैं। 66वें प्रश्न में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसमें से फ्रीक्वेंसी किसके पास सबसे उच्च होती है, तो देखें और बताएं। रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, एक्स रे है और विजिबल लाइट है। 66 का राइट आंसर इसमें से सी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है एक्स रेज के पास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ वेव दैट अकर इन अ सेकेंड। तो हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, मोर साइकिल इन अ सेकेंड। मतलब हायर एनर्जी, जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती हैं उनके अंदर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने का मतलब है हाई एनर्जी। तो इसमें से जो एक्स रेज है उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, तुलनात्मक रूप से बाकी के। इसके बाद 67 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि किस पर एक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। इसमें से किस चीज़ पर जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है वो डिपेंड करता है, बताइए। तो लेंथ पर डिपेंड करता है, डायामीटर पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर करता है या सभी पर करता है। रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो करने का रजिस्ट करता है, यानी विरोध करता है, धारा को प्रवाहित होने से रोकता है। ठीक वैसे ही जैसे जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो गति का विरोध करता है, वैसे ही यहाँ धारा के बहने का विरोध रेजिस्टेंस करता है। तो अब ये किन चीज़ों पर निर्भर करता है आपको देखना है और बताना है। और 67 जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये जितने भी यहाँ कारण दिए हुए हैं सब पर निर्भर करता है। लंबाई पर भी करेगा, डायामीटर पर भी करेगा, है ना, और मटेरियल मतलब किस धातु का वो तार बना हुआ है या किस चीज़ का बना है इस पर भी निर्भर करेगा। तो डी वाले को चुन लेते हैं, सभी पर करेगा। इसके बाद 68 की ओर चलते हैं। यहाँ पर कहा गया कि कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस जो है
ये हमेशा ही किसी चीज़ का वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनाता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज होती है, इरेक्ट होती है और इनलार्ज होती है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें कहाँ पर बनाता है। ये तो प्रतिबिंब की स्थिति बता दी गई, लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपको बतानी होगी। तो ये 2F बिंदु के आगे बनाता है, या फिर F और 2F बिंदुओं के बीच में बनाता है, या 2F पॉइंट पे ही बना देता है, या ऑप्टिकल केंद्र यानी जो प्रकाशिक केंद्र होता है और फोकस बिंदु होता है उसके बीच में बनाता है। कहाँ पे बनाता है, जो इमेज है वो बनेगी कहाँ पे। तो 68 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर और जो फोकस पॉइंट होता है उसके बीच में बनती है। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड F पॉइंट। इसके बाद 69 की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप ऊर्जा और ऊर्जा परिवर्तन के संदर्भ में लिस्ट दी हुई है, मिलान आपको करना है। तो टाइप ऑफ एनर्जी है, जैसे कि आपकी पहली पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसके बाद आपकी काइनेटिक एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है और केमिकल एनर्जी। यहाँ परिवर्तन के उदाहरण दिए हुए हैं, मिलान आपको करना पड़ेगा, तो देखें और मिलाएं। और ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा, ध्यान से पहले देख लीजिए। इसमें जो स्थितिज ऊर्जा है यानी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, उससे आप किसको मिलाएंगे, एक धनुर्धर जो कि धनुष को खींच रहा है, खींचे हुए है, खींचकर छोड़ा नहीं है, खींचा हुआ है। तो वहाँ उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो स्थिति है, उसकी वजह से जो ऊर्जा निहित होगी उसको हम कहेंगे उस धनुष की या उस कमानी की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये उसका अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि गतिज ऊर्जा का यहाँ पूछा हुआ है। तो गतिज ऊर्जा जो है वो गति की वजह से होती है। तो एक गेंद जो है वो पहाड़ी से नीचे लुढ़क रही है यानी गति की अवस्था में है ना, तो इसको आप सीधा मिला लीजिए पहले वाले से। तापीय ऊर्जा को आप किससे मिलाएंगे, तापीय ऊर्जा यानी जो थर्मल एनर्जी है इसको आप बॉइलिंग वाटर इन अ केटल, पानी अंदर केतली की उबल रहा है और केतली का ढक्कन जो है वो भाप से ऊपर नीचे हो रहा है। जेम्स वाट ने भाप की शक्ति को ऐसे ही पहचाना था, है ना। तो तापीय ऊर्जा वाला आप सामने सामने मिला लीजिए। और कार के इंजन में पेट्रोल का जलना केमिकल एनर्जी का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें हमने सबको मिला लिया है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70 में कहा गया कि कथन और कारण की पड़ताल करके बताइए कि सत्य कौन सा है। तो एक तरंग की आवृत्ति उसकी तरंग दैर्घ्य के सीधे समानुपाती होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। कारण क्या है कि जो कम तरंग दैर्घ्य वाली तरंगे हैं उनकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। ठीक है, जो वेव्स शॉर्टर वेवलेंथ की होती है उनके अंदर हाइयर फ्रीक्वेंसी पाई जाती है। देखिए और बताइए करेक्ट कौन सा है, पूरे प्रश्न को देखिए। और ये जो 70वां है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कथन तो इसमें ठीक नहीं दिया है, ठीक है, स्टेटमेंट जो है वो गलत है, लेकिन कारण अपनी जगह पे ठीक है। वेवलेंथ जितनी शॉर्ट होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, सही बात है। लेकिन कथन में कहा गया है और वो गलत है। कैसे गलत होगा, तो आप जानते ही हैं कि तरंग की जो आवृत्ति होती है वो प्रति इकाई समय में तरंग के दोलनों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव is defined as a number of oscillation of the wave per unit time and it is माफ कीजिएगा, it is inversely proportional to the wavelength of the wave। सही बात यह है कि ये तरंग दैर्घ्य के सीधे समानुपाती होती है, ये गलत दिया हुआ है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये हुआ कि तरंग दैर्घ्य अगर कम होगी तो आवृत्ति जो है वो बढ़ेगी, जैसा कि यहाँ हुआ है। तरंग दैर्घ्य अगर कम हुई यानी तरंग जो है वो छोटी हुई, उसकी जो दैर्घ्य है यानी उसकी जो दूरी है, आयामों की दूरी है वो कम हुई। इसका मतलब क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा तेज पेनिट्रेशन पावर किसके पास होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और जिसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट है। ऐसा एक्स रेज के साथ होता है या जितनी भी शक्तिशाली किरणें हैं उनके साथ होता है। तो इसमें कथन गलत है, कारण सही है और इसीलिए हमने डी को चुना है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि है 71। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है बताइए। बर्निंग ऑफ पेपर है, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर है, मेल्टिंग ऑफ आइस है, रस्टिंग ऑफ आयरन है। इसमें से कौन सा होना चाहिए। तो 71 जो आपने देखा इसका राइट आंसर इसमें से ए हो जाएगा, बर्निंग ऑफ अ पेपर। ठीक है, कागज का जलना जो है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ये रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और इसके अंतर्गत क्या होता है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में असल में क्या होता है, गर्मी या ऊर्जा आसपास के वातावरण में खुलेआम रिलीज हो जाती है। और कागज के जलने पर यही होता है। कागज के जलने पर क्या होता है, ऊष्मा और प्रकाश वहाँ से उत्पन्न होता है और वो वातावरण में विलीन हो जाता है। बाकी जितने हैं वो इस एग्जाम्पल के तौर पे नहीं रखे जा सकते। 72 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि जो कारण और कथन दिया है उसके संदर्भ में सही विकल्प कौन सा है, चयन करिएगा। तो तापमान में वृद्धि आमतौर पर रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाती है। ठीक है, और कारण ये होता है कि तापमान में जब वृद्धि होती है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो प्रतिक्रियाशील अणु हैं उनको अधिक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और इसकी वजह से वो आपस में टकराना शुरू कर देते हैं और
उनके अंदर जो निहित गतिज ऊर्जा है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, साथ में आवृत्ति भी बढ़ जाती है, ऐसा कहा गया है। तो अब ये कथन कारण दिया हुआ है, इसमें से आपको सही की तलाश करनी है। प्रश्न संख्या 72 को आप ध्यान से देखिए और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी ठीक है। मतलब किसी भी यंत्र का अगर आप तापमान बढ़ाते हैं तो उसके अणुओं के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें वृद्धि होती है और अणु जो है वो आपस में जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो तेजी से गति करने लगेंगे। नतीजा क्या होगा, आपस में टकराएंगे, आवृत्ति बढ़ेगी उनकी और ज़्यादा बल से टकराएंगे और उसके बाद होगा ये कि जो प्रतिक्रियाशील अणु हैं उनके अंदर से ऊर्जा अवरोध की जो प्रक्रिया है वो दूर होगी, पर्याप्त ऊर्जा वहाँ उत्पाद बनने के लिए रिलीज होगी। तो ये सारी चीज़ें आगे की हैं, लेकिन इतना आप समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को आप गर्म करेंगे तो उसके जो अणु है उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये सही दिया हुआ है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं जो कि है 73। यहाँ पे कुछ रासायनिक सूत्र दिए हैं और वो किसका है वो लिस्ट 2 में दे रखा है। मिलान आपको करना है, आराम से आप मिला सकते हैं, है ना, मिला लीजिए। तो देखिए 73 जो है ना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी के हिसाब से इसको मिला लेते हैं, कुछ नहीं करना है, आमने सामने मैच है। H2O जो है पानी को कहा जाता है, NaCl कहा जाता है सोडियम क्लोराइड को, CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और इसको याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको CaCO3 से डिनोट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 74, इसमें कहा गया कि थर्मोप्लास्टिक कौन सा इसमें से है जो कि पॉलीमर का एग्जाम्पल है। पॉलीमर का एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक इसमें से कौन सा है, पहचानिए। तो 74 जो है इसका राइट आंसर इसमें से ए हो जाएगा। ये जो पॉलीथीन है या पॉलीएथिलीन आप इसे कह सकते हैं, एथिलीन का ही ये पॉलीमर होता है, तो ये थर्मोप्लास्टिक है और ये पॉलीमर का एग्जाम्पल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं पॉलीप्रोपाइलिन, ये जो है ये एग्जाम्पल नहीं है। ठीक, मतलब पॉलीमर या पॉलीमर की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें मूल गुण नहीं खोता है, जो मूल पदार्थ है या जो मोनोमर होता है उसकी प्रॉपर्टी नहीं खत्म होती, बल्कि उसको कई बार पिघलाया जाता है, फिर से आकार दिया जाता है। और ये थर्मोप्लास्टिक यानी बहुलक के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, ये भी आप जानते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। यहाँ मिनरल और प्राइमरी यूज़ दिया हुआ है। तो सीसा यानी लेड जो होता है ये लुब्रिकेंट में इस्तेमाल होता है और साथ में अब इसमें जो नॉट करेक्टली मैच है वही आपको खोजना है। तो लेड का यूज़ होता है पेंसिल में और लुब्रिकेंट्स के तौर पे। इसके अलावा हैलाइट आप देख रहे हैं तो ये टेबल साल्ट बनाने के लिए काम आता है। बॉक्साइट का इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में और फेलस्पार जो है ये रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है लाइम प्रोडक्शन में। तो देखिए और बताइए नॉट करेक्टली मैच इसमें से कौन सा है। और 75 जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फेलस्पार जो आप देख रहे हैं ये असल में चूने के उत्पादन के लिए कच्चे माल के तौर पे प्रयोग होता है, यही जानकारी इसमें रॉन्ग है। ठीक है, फेलस्पार का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ग्लास मेकिंग में होता है, जो फ्लक्स इत्यादि हैं उनको बनाने के लिए होता है और ग्लास को पिघलाने के लिए तापमान को कम करने में भी मतलब पिघलने का जो तापमान होता है, किसी भी ग्लास के पिघलने का अपना एक निश्चित टेम्परेचर होता है, तो उसको कम करने में भी फेलस्पार जो है वो सपोर्ट करता है। तो कुल मिलाकर ग्लास इंडस्ट्री से इसका जोड़ है, बाकी सब सही है। इसके बाद 76 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें गाल्जी कॉय जो होता है इसकी क्या भूमिका है बताइए। ठीक है, बताएं इसमें से कौन सा होगा। यूकैरियोटिक सेल्स में जो गोल्जी ऑपरेटस होता है उसका क्या रोल होता है, देखिए और बताइए। तो 76 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन का काम करता है ना। मतलब गोल्जी या गाल्जी काय जिसे आप कहते हैं ये पूरी तरह से जटिल अंग होता है और कोशिका के भीतर या कोशिका के बाहर जो स्राव होने वाले प्रोटीन और लिपिड होते हैं उनको संशोधित करने का, छांटने का, उनकी पैकेजिंग का काम ये करता है, मतलब उसकी प्रोसेसिंग करता है असल में। ठीक है, तो इसमें से हम डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। 77 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखिए और बताइए। तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन सेल ऑफ बॉडी। इसके बाद परिवहन, शरीर की कोशिकाओं में पोषक तत्वों का परिवहन और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। इसमें से कौन सा होना चाहिए। सबसे प्रमुख कार्य या प्रारंभिक कार्य जो है, प्राथमिक कार्य है, वो आपको चुनना है। 77 को आप देख रहे हैं और 77 जो है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए इसमें से। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से बी वाला। ठीक है, शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का परिवहन करना ये श्वसन का मुख्य काम होता है। हालांकि जितने और साइड वाले काम है वो भी करता है, लेकिन ये ऑक्सीजन को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 78। यहाँ पर कहा गया कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उनकी कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है वो आपको बतानी है। तो इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका लैक होता है, वो कम पाए जाते हैं या अभाव उनका होता है, आप ये कह सकते हैं, मतलब नहीं पाए जाते।
प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल होती है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी होता है। सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है। तो आप बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर झिल्लीबद्ध अंग होते हैं, नाभिक की कमी होती है, और यहाँ दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, तो इसी को हम चुनकर बाहर कर देते हैं, बाकी सारी इंफॉर्मेशन सत्य है। इसके बाद 79 में आपसे पूछा क्या गया, आपसे कहा गया कि कंसीडर करके बताइए कि जो नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जो पाचन तंत्र के कार्य हैं उसमें पहला दिया हुआ है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स, पहला वाला। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड स्ट्रीम, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। बताइए कि इसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन कौन सा फंक्शन है और कौन सा उससे बाहर। तो 79 को आप देख रहे हैं, इसके सारे विकल्पों को भी देख लीजिए, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। सी को हम चुनते हैं। पहला, दूसरा और चौथा ठीक है, लेकिन ये तीसरा वाला आप देख रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स को बनाना, ये इसका काम नहीं है। रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन को आप हेमेटोपोएटिक प्रोसेस के तौर पे देख सकते हैं, इसीलिए हम सी को चुनते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 80 को देखते हैं। पौधों की कोशिकाओं के संदर्भ में दिए गए कथन और कारण के संदर्भ में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो कथन दिया हुआ है कि एक पौधे की कोशिका में एक कोशिका भित्ति होती है, यानी सेल वॉल होती है, और ये इसे संरचनात्मक सहारा प्रदान करती है, सहायता देती है। कारण क्या होता है कि कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जो कि बहुत जटिल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। अब आप ये बताइए कि इसमें सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। तो 80वें नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा ए वाला। दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी ठीक है ना। ये दोनों ही जो कथन कारण दिया हुआ है ये अपनी जगह सही है, व्याख्या भी ठीक करते हैं। असल में जो सेल वॉल होती है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, उन्हें दृढ़ता और सहारा प्रदान करती है ना। और कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है, आपने पढ़ा ही है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कार्बोहाइड्रेट तो है ही है, और ये कोशिका भित्ति को कठोर बनाने का काम करता है, तो इससे सुरक्षा ही प्राप्त होती है ना। तो इसमें से ए वाले को चुनते हैं। इसके बाद 81वें को देखते हैं। यहाँ विटामिन और साथ में डिजीज़ का नाम दिया हुआ है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस। बेरी हो जाता है विटामिन B1 की कमी से, B2 की कमी से एरिबोफ्लेविनोसिस हो जाता है, ये भी एक बीमारी है। और रिकेट्स जो है ये विटामिन सी की कमी से हो जाता है। अब इसमें आप देखिए और बताइए कि कौन सा नॉट करेक्ट। तो 81 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर इसमें से डी हो जाएगा। विटामिन सी और रिकेट्स का कोई कनेक्शन ही नहीं है। रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है, ना कि सी की कमी से। सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। इसके बाद 82 को देखते हैं। यहाँ पर डिजीज़ और फैक्टर दिया हुआ है, तो इसमें ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, पोलियो है और डायबिटीज़ है। इसको आपको मिलान करना है। इसका जो कारक है ना साथ में वो दिया हुआ है, और कारक के नाम में प्लाज्मोडियम परजीवी है, पोलियो वायरस है, माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु है और इंसुलिन है। तो इसमें आप ध्यान से देखें तो मधुमेह जो है वो अभावजन्य रोग है ना, और वो इंसुलिन हार्मोन के अनियमित स्रावन से उत्पन्न होता है ना। और बाकी अगर आप देखें तो 6 रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है और पोलियो है, इसको भी आप मिला सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसका जो सही मिलान है ये प्रश्न संख्या 82 है, और इसका जो सही मिलान है वो इसमें सी हो जाएगा। सी के हिसाब से इसे कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस को मिलाएंगे माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु से, ये बैक्टीरिया से होता है, ध्यान दीजिएगा ट्यूबरकुलोसिस। मलेरिया जो है वो एक प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी होता है, उससे होता है, और इसे पहुंचाने का काम कौन करता है? मच्छर करते हैं। इसके बाद पोलियो जो है ये पोलियो वायरस से होगा ही, इसे मिला लीजिएगा। और मधुमेह जो है ये इंसुलिन के उत्पादन में जब अनियमितता आती है तब जाकर हो जाता है। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? इसका जो सी वाला ऑप्शन है उसको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 83, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे का कौन सा भाग जो है वो जिम्मेदार होता है? देखें और बताएं। अब यहाँ अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, और 83 जो है इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा बी वाला। ये पत्तियां होती हैं जिसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक स्पेशल पार्ट होता है पौधों का, और प्रकाश संश्लेषण पौधों की पत्तियों में होता है। क्लोरोप्लास्ट वहाँ पाया जाता है, ये आप जानते ही हैं। क्लोरोफिल और अन्य जो तरह के वर्णक होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए कंपलसरी होते हैं। इसके बाद 84 में चलते हैं, और 84 जो है इसमें फिर से कथन कारण हाजिर है। तो हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है उसके संदर्भ में यहाँ कथन दिया हुआ है कि पिछले 1 दशक में, ठीक है, 1 डिकेड में हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, उसमें सुधार आया है। कारण यह है कि कन्या भ्रूण हत्या पर सरकार अंकुश लगा रही है और कड़े कानून लागू कर रही है। तो अब ये देखकर बताइए कि कौन सा इसमें से सत्य है। तो 84 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 2011 का अगर हम सेंसस देखते हैं तो काफ़ी बुरा हाल था हरियाणा राज्य का लिंगानुपात के मामले में।
लेकिन इसमें काफ़ी हद तक सुधार आया है। अब इसमें एकदम पीछे की बात की जा रही है, क्योंकि सेंसस का नया डाटा आया नहीं है, अभी 2011 ही चल रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में जो जनगणना हुई थी 2001 में, सेंसस का रिकॉर्ड हम 2001 वाला देखते हैं, उसमें हरियाणा का जो लिंगानुपात था वो 861 था, मतलब 1000 पुरुषों पर 861 महिलाएं थी। और भारत में जब 2011 का फिर से सेंसस रिकॉर्ड हुआ तो उसमें 879 हो गया, 879। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं सुधार हुआ, लेकिन कुछ सुधार दिखाई देता है। और उसके बाद भी सरकार ने कई सारे जो प्रोत्साहन वाली योजनाएं हैं उनको चलाया, कानून कई सारे कठोर बनाए, तो उससे सुधार हुआ है और इस बार स्थितियां जो है वो काफ़ी हद तक सुधरी हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें दोनों ही सही है और व्याख्या भी ठीक है। तो अभी जो नया सेंसस आएगा उसमें ये देखने लायक होगा कि कितना सुधार आया है। इसके बाद देखिए अगले वाले को 85 पूछा गया, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, बताइए इसमें से कौन सा होगा। ये तो एकदम सीधा है और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, बंसीलाल जी थे। ठीक है, बंसीलाल जी थे पहले मुख्यमंत्री और 1 नवंबर 1966 को पंजाब के एक बड़े हिस्से को काट के हरियाणा राज्य को बनाया गया, हिंदी भाषी क्षेत्र। इस तरीके से हमने देखा, तो ए वाले ऑप्शन को हम इसमें से चुन सकते हैं। इसके बाद 86 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ हरियाणा अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस के हिसाब से लिटरेसी रेट कितनी है देखिए और बताइए। तो 86 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, 75.6। 75.6 ये साक्षरता दर हरियाणा राज्य की दिखाई देती है। अब उसमें अगर अलग अलग करके देखते हैं तो पुरुष साक्षरता जो है वो 87.4 के आसपास है, जबकि महिला साक्षरता जो है वो 73.4 के आसपास है। ऐसे परसेंटेज में हमें दिखाई देता है। इसके बाद 87 को देखते हैं। कौन सी नदी, यहाँ आप देख रहे हैं, कौन सी नदी हरियाणा की पश्चिमी सीमा बनाने का काम करती है। विच रिवर फॉर्म द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ हरियाणा, देखिए और बताइए। यमुना, सतलज, ब्यास और घग्गर, ऐसे करके दिया हुआ है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा, घग्गर। ठीक है, घग्गर जो है ये पूरे हरियाणा राज्य में वेस्टर्न बाउंड्री बनाने का काम करती है। इसे हाकरा भी कहा जाता है। ये मौसमी नदी है, मौसम पे आधारित है, इसमें पानी हमेशा नहीं रहता है, ये कहा जा सकता है। और ये पूर्वी पाकिस्तान से होके बहती है, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया का पूरा रीजन है वहाँ से होते हुए जो ईस्टर्न पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ तक होकर बहती है, मतलब पाकिस्तान जो पूरा आप देखते हैं उसके पूर्वी हिस्से से। और हरियाणा राज्य में ये वेस्टर्न बॉर्डर बनाने का काम करती है, महत्वपूर्ण जल स्रोत है राज्य का। इसके बाद 88 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि दक्कन के पठार के बारे में कथन और कारण पर विचार करिएगा। तो दक्कन का पठार मुख्य रूप से ज्वालामुखी की चट्टानों से बना हुआ है। दक्कन के पठार में कई सारे एक्टिव वॉल्केनोज पाए जाते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। अब इसमें आप देखिए और बताइए कथन और कारण में से कौन सा सत्य है। तो प्रश्न संख्या 88 को आप देख रहे थे और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। कथन तो सत्य है लेकिन कारण गलत है। ज्वालामुखी अगर अभी सक्रिय होते तो लगातार ज्वालामुखी उद्गार होता, लेकिन ऐसा दक्कन के पठार में यानी दक्कन प्लेटू में दिखाई नहीं देता है, तो ये गलत है। लेकिन ये मूल रूप से ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है और ये काफ़ी पुरानी प्रक्रिया है, पहले की प्रक्रिया है, आज के समय की नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हम चुनेंगे किसको, सी वाले को चुनेंगे कि स्टेटमेंट जो है वो सत्य है लेकिन रीजन जो है उसका गलत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी एकदम सीधा प्रश्न और इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए हो जाएगा। ये अन्नामुडी है या अनाईमुडी आप इसे कह सकते हैं। ए वाले ऑप्शन को हम इसमें से सेलेक्ट करते हैं। अन्नामुडी जो है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 2695 मीटर टोटल ऊंचाई। केरल राज्य का जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है वहां पे स्थित है। इसके बाद 90 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखिए, यहाँ पे माउंटेन पासेस के नाम दिए हुए हैं और स्टेट दे रखा है। मिलान आपको करना है, तो खारडुंगला है, रोहतांग है, जोजिला है और नाथुला है। राज्य के नाम के साथ मिलाना है। और जो 90 है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी के हिसाब से इसको मिला लीजिए। देखिए खारडुंगला जो है ये लद्दाख में है, इसको आप लद्दाख से सीधा मिला लीजिए। सी वाले ऑप्शन को हमने इसमें से चुना है। और रोहतांग को आप किससे मिलाएंगे, रोहतांग को आप हिमाचल से मिला लीजिए, ये आपका चौथे वाले से मिल जाएगा। जोजिला जो है ये कहाँ पे पड़ेगा, जोजिला आपका जम्मू कश्मीर में है, तो इसको आप सीधे पहले से मिला लीजिए। और नाथुला जो है ये सिक्किम में है, ऐसे करके मिलाएंगे। नाथुला जो है ये भारत को चीन से कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे कई सारी व्यापारिक सीमा चौकियाँ भी देशों की मौजूद हैं। और इसके अलावा आपका जो रोहतांग दर्रा है ये हिमाचल में ही है। दुनिया के सबसे ऊंचे जो वाहन गम्य दर्रे हैं उनमें से एक देखा जाता है। ये कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ने का काम करता है। तो हर दर्रे की अपनी एक विशेषता होती है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद 91 को देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है, सेलाइन लेक जो इंडिया की है सबसे बड़ी, वो इसमें से कौन सी है बताइए।
और 91 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, इसमें से सी वाला हो जाएगा। ये सांभर है, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं ना, सांभर को आप चुन लीजिए। सांभर जो है ये राजस्थान में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है। बाकी अगर आप देखें वूलर तो ये जम्मू कश्मीर में है, ये ताजे पानी की है। चिल्का जो है ये उड़ीसा में है, ये भी खारे पानी की है और सबसे बड़ी लैगून है, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी लैगून है, ठीक है, दुनिया के स्तर पर देखा जाए। और वेम्पनाद आप जानते ही हैं केरल में है, ये सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी झील। ऐसे करके हमने देखा। इसके बाद 92 को देखते हैं। यहाँ रिवर और माउथ दे रखा है, मतलब कौन सी नदी कहाँ पर गिरती। तो मिसिसिपी है, वोल्गा है और डेन्यूब है, साथ में नील है। तो मिसिसिपी जो है ये मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है, कैस्पियन सागर में वोल्गा का पानी जाकर समाहित होता है, डेन्यूब और अटलांटिक, नील और भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी। अब इसमें आप बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। ये डेन्यूब रिवर जो अटलांटिक ओशियन दिया हुआ है यही इसमें आपका रॉन्ग है, गलत इन्फॉर्मेशन है, बाकी जितना है वो सही। मध्य और पूर्वी यूरोप से होकर ये बहती है और अंत में जाकर ये ब्लैक सी में अपना पानी गिरा देती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है अटलांटिक, जबकि होना चाहिए ब्लैक सी। बाकी जितनी है वो इन्फॉर्मेशन उसमें सही है। इसके बाद 93 को देखते हैं। यहाँ मोहो का मतलब क्या है। मोहो, और आप कोनार्ड का नाम सुनते हैं, पृथ्वी की जो संरचनाएं हैं उनके संदर्भ में। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में आप जानते हैं, इनका जो ज्वाइंट होता है उस वहीं पर डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती हैं, यानी असंबद्धताएं पाई जाती हैं, उनके नाम रखे जाते हैं। तो ये कौन सी सीमा होती है बताइए। अब 93 को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्रस्ट और मेंटल के बीच की ये सीमा होती है, ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के बीच का ये बॉर्डर होता है, इसको मोहोविक डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, विच्छेदन के रूप में जाना जाता है। और ये यहाँ इनके नाम के पीछे जो रहस्य है उसे भी जान लीजिए। क्रोएशिया के रहने वाले थे, सिस्मोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था एंड्रिजा मोहोविक्स और इन्हीं के नाम पे इसे रखा गया है। इन्होंने 1909 में इस सीमा की खोज की थी। आगे चलते हैं, इसमें अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। ए वाला विकल्प हमने चुना है। देखिए 94 को, इसमें कहा गया कि सिंधु गंगा के मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है। देखिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। एलुवियल सॉइल पाई जाती है। कोई भी नदी का अगर बनाया हुआ मैदान है तो उसमें जलोढ़ मिट्टी ही आमतौर पे पाई जाएगी। रीजन क्या है, नदियां अपने साथ अवसाद जो सेडिमेंट्स है उन्हें बहा कर ले आती हैं जगह जगह से, और मैदानी इलाके या जो समतल जमीन होती है जहाँ इनका प्रवाह धीमा हो जाता है वहां पर इन अवसादों को जमा कर देती हैं। तो इससे जो फर्टाइल लैंड डेवलप होते हैं वहाँ एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है, जो कि काफ़ी उर्वर होती। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 95 को देखते हैं। यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है, माउंटेन पीक्स और कंट्री दे रखा है, तो इसे देखिए और बताइए। और 95 जो है इसका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। इसमें ध्यान से देख लीजिए, पहले सी वाले के हिसाब से इसको मिला लेंगे। माउंट किलिमंजारो है, एकांकागुआ है, देनाली है और माउंट एल्ब्रूस है। ये पर्वत चोटियों के नाम है, कहाँ पर पाई जाती हैं वो आपको मिलाना था। तो सी वाले के हिसाब से अगर मिलाते हैं तो माउंट किलिमंजारो को आप तंजानिया से मिला लीजिए, है ना, पूछा गया था इस बार भी। और इसके बाद आपका B4, यहाँ आप बी को चौथे वाले से मिला लीजिए। जो एकांकागुआ है उसको आप किससे मिलाएंगे, अर्जेंटीना से मिलाएंगे। देनाली जो है इसको आप मिला लीजिए अमेरिका से, और माउंट एल्ब्रूस जो है इसको आप किससे मिलाएंगे, इसको मिला लीजिए रशिया से। रूस में जो काकेशस पर्वत है वहाँ पे स्थित है और समुद्र तल से करीब 5642 मीटर ये ऊंचा है, और इस ऊंचाई के साथ ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, ठीक। तो रशिया से इसको ऐसे मैच कर लेंगे। तो इसका सी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। माउंट किलिमंजारो को अगर आप देखें तो ये तंजानिया यानी अफ्रीका में पाया जाता है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अगर आप देखें तो 5895 यानी 5895 मीटर ये पूरा ऊंचा है। तो ये सब हमने देखा। अब इसके बाद 96 की ओर चले तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कथन और कारण में से सही कौन सा है बताइए। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है पूरी दुनिया का। रीजन ये है कि इसकी लोकेशन अटलांटिक ओशियन में है और ये पूरा 2000 किलोमीटर तक एक्सटेंड है, यानी फैला हुआ है। अब आप बताइए कि इसमें सत्य कौन सा है। 96, और करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए इसमें से डी वाला। कथन तो सत्य है, ये कहा गया है ना कि ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ का पूरा सिस्टम तैयार करती है, वो सत्य है। लेकिन कारण यहाँ टोटल गलत दिया हुआ है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की तट से कुछ दूरी पर है और ये पूरा कोरल मतलब समुद्र के अंदर फैली हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ सिस्टम को ये जनरेट करती है और 900 से भी ज़्यादा व्यक्तिगत रीफ और करीब 900 द्वीपों से ये बनी हुई है। इसका आकार बहुत बड़ा है, लेकिन ये अटलांटिक महासागर में नहीं है, ये आप जानते ही हैं कोरल सी में है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, और जो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत क्षेत्र है, मतलब एक जो रीजनल इलाका है वहाँ पे ये स्थित है। और इसमें आप जो 96 है इसका करेक्ट आंसर इसीलिए डी को चुनते हैं, ठीक है।
इसमें स्टेटमेंट जो है वो सत्य है, लेकिन जो इसका रीजन दे रखा है वो गलत है। अटलांटिक में इसकी लोकेशन नहीं है। इसके बाद 97 को देखते हैं। 97 में कहा गया है रॉन्ग ऑप्शन इसमें से कौन सा है, तो मसाई जनजाति केन्या में निवास करती है, नवाजो जो है ये तंजानिया में रहती हैं, सामी जो है ये रूस के हैं और माओरी जो है ये नॉर्वे में रहते हैं। अब इसमें से आप बताइए गलती कहाँ पर है, और 97 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर इसमें से बी हो जाएगा। बी के हिसाब से कर लेते हैं, दूसरा और चौथा तो इसमें सही है। मतलब प्रश्न के हिसाब से विकल्प अगर चुनना हो तो दूसरे चौथे को आप चुनेंगे। वैसे इसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो दूसरे चौथे को चुनने का मतलब क्या है, ये नवाजो ट्राइब और माओरी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है। असल बात यह है कि ये जो नवाजो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी और मूल अमेरिकी जनजाति है, और मुख्य रूप से देश का जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ रहती है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि ये तंजानिया के रहने वाले हैं, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाता है। और माओरी का आप देखें ये नॉर्वे में नहीं रहते हैं, माओरी जो है ये न्यूजीलैंड के रहने वाले लोग हैं, नेटिव लोग हैं, वहाँ के स्वदेशी लोग हैं। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सही है, तो इसमें से हम बी को चुनते हैं। इसके बाद 98 को देखते हैं। 98 में कहा जा रहा है कि रिक्टर स्केल क्या नापता है, तो भूकंप को नापता है, लेकिन भूकंप में किस चीज़ को नापता है ये पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, भूकंप का ये परिमाण नापता है, उसका मैग्नीट्यूड नापने का काम करता है, और यह अपने स्रोत पर भूकंप के द्वारा छोड़ी हुई ऊर्जा को नापता है। और आमतौर पे जो सीस्मोग्राफ पे दर्ज भूकंपी तरंगों का आयाम सीस्मोग्राफ पे जो भूकंपी तरंगों का आयाम दर्ज होता है उसके द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है। तो इसमें कुल मिलाकर रिक्टर स्केल की बात अगर की जाए तो ये लॉगरिथमिक स्केल पे काम करता है, और इसमें से हम चुनेंगे किसको, बी वाले ऑप्शन को चुनेंगे, मैग्नीट्यूड बी वाले इसमें ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद 99 को देखते हैं। रिंग ऑफ फायर क्या है, पहचानिए। तो ये ज्वालामुखियों का क्षेत्र है, काफ़ी संवेदनशील है। अब इसमें से चुनेंगे किसको, तो 99 जो है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये प्रशांत महासागर में है और चारों ओर ये तीव्र भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों का एक क्षेत्र है। प्लेटों की सीमाओं पर तो होता ही है, मतलब जो प्लेटों की सीमाएं होती हैं चाहे वो अभिसारी हो या अपसारी हो, तो उनमें डिस्टर्बेंस बीच में होता है, या तो भ्रंश बनेगा या फिर वहाँ वलन पैदा होगा। नतीजा क्या होगा, वहाँ उथल पुथल मचेगी, तो ज्वालामुखी के क्षेत्र वहाँ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि प्रशांत महासागर का एक लैंडमार्क दे दिया है तो उसके आधार पर हम चुन सकते हैं ए वाला ऑप्शन परफेक्ट। मैग्मा और लावा में क्या फर्क है जल्दी से बताइए, ये अंतिम प्रश्न है आपका, आपको पूरा दिखाई दे रहा है। तो मैग्मा जो है वो क्या है, पिघली हुई चट्टान होती है धरती के अंदर, दबाव और ताप की वजह से चट्टानें पिघल जाती हैं। और लावा जो है ये भी पिघली हुई चट्टान है। अब मैग्मा जो है ये बाहर मतलब मैग्मा जो है वो धरती के अंदर पिघली हुई अवस्था में मौजूद होता है। जब वो बाहर निकल जाता है, धरती के बाहर सतह पे फैल जाता है, उसे हम देखते हैं तो वो बन जाता है लावा। बाहर निकलकर फैलने लगता है तो वो लावा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही होता है। मैग्मा पिघली हुई चट्टान है, लावा जो है ये भी पिघली हुई चट्टान है, और ये पृथ्वी की सतह पे बाहर आकर हमें दिखाई देती है। तो ज्वालामुखी से जो बाहर निकलता है वो क्या है, वो लावा है, और अंदर जो उसके पैदा होता है वो मैग्मा है। तो यहाँ पर ये टेस्ट समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।